सत्ता की साझेदारी की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की आत्मा बोली जाती है। और केंद्र सरकार में क्या होगा, जो डच भाषी लोग हैं और जो फ्रेंच भाषी लोग हैं, इनके जो मंत्रियों की संख्या होगी वो बराबर होगी। तो हमारा संविधान बताता है, यानी कि हमारा संविधान बताएगा कि भैया केंद्र के पास क्या ताकत है और राज्य के पास क्या ताकत है। आप देखोगे कि हमारे भारत देश में आपको संघीय व्यवस्था की सफलता देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है। जिस समाज में महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती, वो जो देश है वो तरक्की नहीं कर सकता। विशेष क्षेत्र में किसी एक विशेष जाति के कोई लोग जाता है तो उसी विशेष जाति के व्यक्ति को जो है टिकट दे दिया जाता है। मान के चलो ये गठबंधन की हम बात करें, कोएलिशन की बात करें, इसका मतलब क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारी सी क्लास में। तो भाई देखो, माइंड मैप की सीरीज चल रही थी हमारी और हमने हिस्ट्री की बात करें, यानी कि इतिहास अपना, भूगोल अपना और अर्थशास्त्र अपना, इन सब का हमने जो माइंड मैप है वो कर लिया था। मतलब एक एक लेक्चर में मैंने कंप्लीट चैप्टर्स करवाए हैं, सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं। आज की अगर हम बात करें तो भैया ये भी रह ही गया था भाई, मैंने सोचा इसको भी रिकॉर्ड कर ही देते हैं, भैया बच्चे परेशान है, एग्जाम आने वाले हैं, है ना। तो आप देखोगे इस क्लास में क्या करवाने वाला हूं मैं, तो यहां पर हमारा कंप्लीट जो नागरिक शास्त्र है, आपका सिविक्स है, वो होने वाला है। इस चैप्टर में मैं कोशिश करूंगा कम से कम वक्त में मैं ज्यादा से ज्यादा जो है चीजें आपको क्लियर करवा दूं। फिर से मैं एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे रहा हूं, क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर बहुत जल्दी बोलते हो आप, ये करते हो वो करते हो, शॉर्ट में पढ़ा देते हो। भाई देखो, माइंड मैप है और मैं यहां से मानते हुए चलता हूं कि तुमने एक आध दो बार चैप्टर पढ़ रखा है। ये जो लेक्चर है वो रिवीजन पर्पस के लिए जो है वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर होने वाला है, इतनी मैं गारंटी देता हूं। तो अगर आप रिवीजन कर रहे हो, एग्जाम टाइम पर देख रहे हो या फिर उससे पहले भी देख रहे हो, एक दो महीने पहले, तो भी चिल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो एक काम करते हैं, वकैती थोड़ी कम कर लेते हैं, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। भैया आज की हम बात करें तो आज हम स्टार्ट करते हैं भैया अपना वन शॉट। और अगर तुम्हें इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए, कहां मिलेंगे, फिर से मैं बोलूंगा भैया, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लो, क्यूआर कोड दे रखा है, स्कैन कर लो और यहां पर मैं इसकी जो खूबसूरत सी पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगा। वहां से तुम इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। जो हमारा पहला चैप्टर है, जल्दी पढ़ेंगे भाई, रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे सब कुछ बट जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, मतलब क्या ही बोलूं मैं इस चैप्टर के बारे में। क्यों? क्योंकि ये पूरे लोकतंत्र को दर्शाता है। यानी कि इस सत्ता की साझेदारी, ये जो चैप्टर है ना, या फिर सत्ता की साझेदारी की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की आत्मा बोली जाती है, लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी बोली जाती है, अगर मैं सत्ता की साझेदारी के बारे में बात करूं। अच्छा, आपको लगता होगा कि हमारे देश में जो शासन है किसी एक के हाथ में नहीं है, हमारे शासन का विकेंद्रीकरण किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज आई है वो कहां से आई है, वो यहीं से आई है, सत्ता की साझेदारी। यानी कि आप देखोगे कि यहां पर जो सत्ता है, सत्ता का मतलब ताकत जो है, इसका विभाजन हो रहा है, ना कि किसी एक के हाथ में है। और यहीं से हमारा जो चैप्टर है वो शुरू होता है। अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूं तो आप देखोगे इसकी पहले परिभाषा बताई गई है कि यहां पर एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर आप देखोगे कि समाज के अलग अलग जो समूह हैं उनके बीच में सत्ता का बंटवारा किया जा रहा है। उसमें आप देखोगे ताकत का विभाजन किया जा रहा है। सत्ता के अलग अलग अंगों की हम बात करें, हमारे अलग अलग जो संस्थाएं हैं इनकी हम बात करें, इनके अलग अलग अंगों की बात करें, इनमें आपको सत्ता का बंटवारा देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ ना। चलिए, आप देखोगे साझेदारी का मतलब यहां पर चीजें बांटना नहीं है या फिर कमजोर करना नहीं है। आप सोचोगे कि भाई चीजें अगर हम बांटेंगे, सत्ता अगर हम बांट रहे हैं तो हम कमजोर हो जाएंगे। नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर कि तुम्हारे घर में कोई चीज आई और तुमने चार लोगों में बांट दी तो कम हो गई। यहाँ पे आप इस तरीके से मत सोचो, यहाँ पर इस तरीके से सोचो कि सबके हाथ में ताकत है, सबके हाथ में अगर हम अलग अलग समूहों के हाथ में निर्णय लेने की शक्ति दे देते हैं तो सब खुश रहेंगे, है ना, सब खुश रहेंगे और टकराव के जो आसार है वो कम होंगे। यही हमारी सत्ता की साझेदारी, ठीक है ना। बाकी खुद पढ़ते रहना, इतना ही इंपॉर्टेंट था। बाकी अगर इस सत्ता की साझेदारी की हम बात करें तो उसको दो उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे हम। पहला उदाहरण है बेल्जियम, दूसरा उदाहरण हमारा श्रीलंका। बेल्जियम से का एक उदाहरण जानने की कोशिश करेंगे हम, किस तरीके से बेल्जियम ने समझदारी दिखाई, और फिर वही मैं श्रीलंका का उदाहरण बताऊंगा कि किस तरीके से श्रीलंका ने मूर्खता की, किस तरीके से श्रीलंका ने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया, किस तरीके से श्रीलंका ने गलती कर दी सत्ता की साझेदारी ना कर कर। तो सबसे पहले हमारा बेल्जियम की बात करूं तो आप देखोगे एक छोटा सा देश है जो कि आपको बेल्जियम कहां मिलेगा, यूरोप नाम के महाद्वीप में मिलेगा। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो आप देखोगे हरियाणा राज्य से भी छोटा राज्य है। पॉपुलेशन की बात करूं तो 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा आपको देखने को मिलती है। यानी कि आप बोल सकते हो कि हरियाणा की पॉपुलेशन से लगभग आधी पॉपुलेशन है। ये पूरा आपको क्या दिख रहा है, यूरोप दिख रहा है। यूरोप में आपको जो ये नीले आसमानी कलर का आपको जो दिख रहा है, ये क्या है सर हमारा, ये आपको देखने को मिलता है हमारा बेल्जियम, ठीक है। आप देखोगे अगर मैं बात करूं बेल्जियम की, तो इसकी राजधानी क्या है सर, इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। अगर आप इसके चारों तरफ देखोगे कौन कौन से इसके पड़ोसी मुल्क हैं, तो आप देखोगे जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस, नीदरलैंड, ये चार जो देश हैं वो कहीं ना कहीं इसके पड़ोसी देशों में से आते हैं। बहुत ही बेहतरीन। चलिए, अगर मैं इस देश के बारे में बात करूं तो यहां पर आपको एक तरीके से जाति बनावट बहुत ही जटिल दिखेगी। अच्छा, जाति बनावट की हम बात करें तो जाति बनावट किसी भी आधार पर हो सकती है, धर्म के आधार पर हो सकती है, क्षेत्र के आधार पर हो सकती है, भाषा के आधार पर हो सकती है। यहां पर जो जाति बनावट देखने को मिलती है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो धर्म के आधार पर नहीं है,
है ना कि किसी कास्ट के आधार पर है, जाति के आधार पर भी नहीं है, ये एक भाषा के आधार पर है। पूरे बेल्जियम की हम बात करें तो यहाँ पर दो तरीके की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, है ना। दो तरीके की कौन से, एक तो डच भाषा और दूसरी फ्रेंच भाषा। अच्छा, अगर मैं बात करूं बहुसंख्यक कौन है, संख्या किसकी ज्यादा है, तो डच भाषी लोगों की ज्यादा है। अगर पूरे बेल्जियम की आप बात करोगे तो डच भाषी जो लोग हैं, डच भाषी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, लगभग है ना 59% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं भाई, डच भाषी बोलते हैं। 40% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं सर, वो एक तरीके से फ्रेंच भाषी हैं, ठीक है। बचे हुए 1% कौन है सर, वो जर्मन भाषी हैं। क्लियर हुआ। चलिए आप देखोगे जो फ्रेंच भाषी लोग हैं, 40% है, वो कौन से इलाके में रहते हैं, वेलोनिया इलाके में रहते हैं। वही मैं बात करूं डच भाषी जो लोग हैं वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, 59% है, बहुत अच्छी बात है। अन्य की अगर हम बात करें तो 1% जर्मन है, जो जर्मन साइड रहते हैं, तो जर्मन भाषा बोलते हैं, ठीक है सर, जर्मनी की साइड रहते हैं। अच्छा, आप देखोगे कि अगर मैं बात करूं पूरे देश में तो हमारे जो डच भाई हैं वो बहुसंख्यक में, ठीक है सर। लेकिन यहां पर एक चीज देखने को मिलती है, एक चीज अजीब क्या देखने को मिलती है कि इनकी जो कैपिटल है, यानी कि इनकी जो राजधानी है ब्रुसेल्स, वहां पर उल्टा हिसाब है। वहां पर आप देखोगे जो हमारे बहुसंख्यक है वो यहां पर अल्पसंख्यक है, और जो अल्पसंख्यक थे पूरे बेल्जियम में वो यहां पर बहुसंख्यक है। यानी कि 80% लोग यहां पर फ्रेंच बोलते हैं, इनकी राजधानी में, 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और डच बोलने वाले की संख्या महज 20% है। तो यहां पर ऐसी कुछ आपको जटिल जो है एक तरीके से यहां पर आपको जाति बनावट देखने को मिलती है, एथनिसिटी देखने को मिलती है, ठीक है सर। अब तनाव का कारण क्या था, तनाव के कारण की हम बात करें तो यहां पर डच लोग जो थे बहुसंख्यक थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि गरीब ज्यादा थे। गरीब की हम बात करें यानी कि आप बोल सकते हो कि जो फ्रेंच लोग थे वो ज्यादा धनी थे, ज्यादा समृद्ध थे, अगर हम तुलना करें डच लोगों से, और डच लोगों की संख्या ज्यादा थी। तो कहीं ना कहीं यहां पर तनाव था, दोनों समुदाय की हम बात करें, इनमें आपको अच्छा खासा तनाव देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और तनाव का मुख्य कारण यही था क्योंकि ज्यादा समृद्ध कौन है, फ्रेंच लोग, जो कि कम है, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा समृद्ध, ये फ्रेंच लोग थे। यही यहां पर तनाव का मेन कारण था। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा ब्रेक लगा लो, अभी ये टॉपिक आगे कंटिन्यू होगा। अभी हम बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की हम बात करें, भारत के जस्ट नीचे आप जाते हो, तमिलनाडु से करीबन 48 किलोमीटर आप जाओगे समुद्र में तैरते हुए और पहुंच जाओगे भैया श्रीलंका की हम बात कर रहे हैं। श्रीलंका में कोलंबो है ना, तो भाई श्रीलंका की हम बात करें, वही लंका है जहां पर रावण था, जहां पर आप देखोगे पूरी, है ना, रामायण का जो युद्ध दिखाया जाता है, जब राम जो होते हैं वो अपनी सीता जी को लेने जाते हैं, तो वही वाली लंका है। और इस श्रीलंका की हम बात करें तो उसकी आबादी आपको कितनी देखने को मिलती है, तो करीबन 2 करोड़ की आबादी है, लगभग आप बोल सकते हो हरियाणा के बराबर आबादी है। बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, और एक तरीके से ये द्वीप, आप बोल सकते हो एक द्वीपीय देश है, एक आइलैंड नेशन है ना, भारत के दक्षिण पूर्व में है। बहुत अच्छी बात है। आगे अगर हम बात करें कब स्वतंत्र हुआ था, तो उसको आजादी मिली थी 1948 में। 1948 में आजादी मिल गई थी, 1948 में आजाद हो गया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इनकी जातीय व्यवस्था कैसी है। अब देखो, इनकी जो जातीय व्यवस्था है वो एक तरीके से बहुत ज्यादा जटिल है, यानी कि बेल्जियम से भी जटिल है। इनमें क्या है सर, ये इनकी जो जातीय व्यवस्था है वो भाषा के आधार पर भी बटी हुई है और धर्म के आधार पर भी बटी हुई है। यहां पर थोड़ी सी मैं बात कर लूं तो यहां पर अगर 100% में लोग ले लूं, 100% लोग ले लूं, तो उसमें से 74% जो लोग थे वो एक तरीके से बौद्ध धर्म को मानते थे और सिंहली भाषा बोलते थे। वहीं मैं बात करूं 18% लोगों की ये तमिल भाषा बोलते हैं, और इसमें आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों देखने को मिलते हैं। अच्छा, हिंदू मुस्लिम दोनों को देखने को मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें जो कुछ तमिल है उसमें लगभग 13% तमिल जो है ये श्रीलंकाई तमिल है, यानी कि जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं। वही बचे हुए जो 5% लोग हैं, ये कौन है सर, तो एक तरीके से आपको देखने को मिलता है ये भारतीय तमिल है, जो भारत से श्रीलंका में आ गए थे। क्लियर हुआ। तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। ईसाइयों की बात करूं तो 7% ईसाई हैं। अगर तमिलों की बात करूं तो उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों देखने को मिलते हैं आपको। बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, अन्य की अगर हम बात करें, बचा हुआ 1% जो है यहां पर क्या बचा हुआ है सर, ये अन्य भाषाओं वाले लोग होंगे, कुछ अलग अलग भाषाओं वाले यहां पर लोग आपको देखने को मिल जाते होंगे जो अन्य भाषाएं बोलते होंगे। तो कुछ ऐसी आपको जातीय बनावट जो है देखने को मिलती है पूरे के पूरे हमारे श्रीलंका के बारे में, ठीक है ना। क्लियर हुआ। चलिए, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि यहां पर ऐसा क्या हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियम के बारे में कि बेल्जियम ने समझदारी क्या दिखाई। अब देखो, बेल्जियम में बहुत ज्यादा तनाव था। 1960 की दशक की हम बात करें, 1970 की दशक की हम बात करें, तो यहां पर अच्छा खासा तनाव देखने को मिलता है डच भाषी लोगों में और फ्रेंच भाषी लोगों में। लेकिन इनकी सरकार ने बड़ी ही समझदारी दिखाई। इन्होंने सत्ता का बंटवारा कुछ ऐसे किया कि भैया फ्रेंच भी खुश है और डच भी खुश है, सब मिलजुल कर रह रहे हैं, है ना। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने अपने संविधान को इतना अच्छा बनाया कि अपने संविधान को अच्छा बनाने के लिए इन्होंने अपने संविधान में 4 बारी संशोधन किया, 4 बारी बदलाव किया, 1970 से 1973 तक। क्लियर हुआ ना। चलिए, बहुत अच्छी बात, 1993 तक, ठीक है सर। इसके अलावा हम बात करें इन्होंने किस तरीके से अपनी सत्ता को बांटा, तो आप देखोगे इन्होंने पहले केंद्र सरकार बनाई, और केंद्र सरकार में क्या होगा, जो डच भाषी लोग हैं और जो फ्रेंच भाषी लोग हैं, इनके जो मंत्रियों की संख्या होगी वो बराबर होगी। अब सोच के देखो, मतलब कहने को तो डच भाषी लोग ज्यादा हैं, तो कहने को तो अगर यहां पे मंत्रियों की संख्या की हम बात करें डच की ज्यादा होनी चाहिए थी, नहीं,
इनको लगा कि भैया हमें क्या नहीं करना, हमें दोनों के बीच में खटास नहीं पैदा करनी, तो इन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भैया दोनों ही समुदाय की हम बात करें, दोनों में बराबर बराबर मंत्री होंगे। क्लियर हुआ? और कोई भी एक समुदाय अकेले फैसला नहीं ले सकता, सब मिलकर लेंगे फैसला। ठीक है ना? क्लियर हुआ? राज्य सरकारों की हम बात करें तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी आप देखोगे केंद्र की बहुत सारी जो, अब केंद्र के पास पूरी ताकत नहीं होगी, केंद्र की बहुत सारी शक्तियां जो होंगी, जो बेल्जियम के छोटे छोटे राज्य हैं उनको भी सौंपी गई। और यहां पर जो राज्य सरकारें होंगी वो केंद्र के अधीन नहीं होंगी, इनके पास भी खुद खुद की अपनी ताकतें होंगी। क्लियर हुआ? ठीक है सर। फिर उन्होंने क्या किया, फिर आप देखोगे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ब्रुसेल्स की राजधानी है यहां पर एक अलग सरकार बनाई। अब देखो ब्रुसेल्स की हम बात करें तो ब्रुसेल्स में क्या देखने को मिलता है आपको कि यहां पे उल्टा था, यहां पर जो मैक्सिमम लोग हैं वो फ्रेंच लोग हैं, जो कि पूरे बेल्जियम में बहुसंख्यक है। तो कहने कायदे से तो यहां पर इनकी जो ब्रुसेल्स में जो सरकार बनी है उसमें ज्यादा मंत्री किसके होने चाहिए थे, फ्रेंच के होने चाहिए थे, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो आप देखोगे राजधानी में आप देखोगे अलग सरकार है जिसमें आप देखोगे दोनों समुदाय की आपको समान प्रतिनिधित्व देखने को मिलती है, दोनों का बराबर बराबर रिप्रेजेंटेशन है। और यहां पर फ्रेंच लोगों ने इस चीज को बिल्कुल स्वीकार किया, क्यों? क्योंकि केंद्र में भी तो बराबरी मिली है ना भाई, केंद्र सरकार की हम बात करें तो केंद्र में भी दोनों मंत्री बराबर बराबर हैं, तो ऐसी हम बात करें राजधानी में भी दोनों के जो मंत्री हैं वो बराबर बराबर है। क्लियर हुआ? अच्छा, इन्होंने एक चौथी टाइप की और सरकार बनाई जिसको बोला गया सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार की हम बात करें तो आप देखोगे जो भी समुदाय से संबंधित चीजें हैं, चाहे हम बात करें शिक्षा की, चाहे हम बात करें भाषा से संबंधित, चाहे हम बात करें आपकी संस्कृति से संबंधित, ये सारे जो कार्य होंगे आप देखोगे उसके लिए अलग सरकार बनाई जाएगी, इसको बोला गया सामुदायिक सरकार। क्लियर हुआ ना? एक भाषा बोलने वाले लोग जो होंगे इसमें शामिल होंगे। ठीक है ना? डच, फ्रेंच, जर्मन, इन ये जो भाषा बोलते हैं लोग, इन इन भाषा बोलने वाले लोगों की एक अलग से सरकार बनाई जाएगी, इसको बोला गया सामुदायिक सरकार, जो कि संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे मामलों को देखेगी। है ना? क्लियर हुआ? चलिए, तो कुछ ऐसी समझदारी दिखाई और कहीं ना कहीं आप देखोगे आज भी बेल्जियम बड़ी सुखी है, बड़ा ही सुखी है बेल्जियम। ठीक है सर। लेकिन अगर हम बात करें किसकी सर, अगर हम बात करें अपने श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका में बहुत खराब हालत थी। श्रीलंका में क्या किया इन्होंने, श्रीलंका में आपको बहुसंख्यकवाद देखने को मिलता है। श्रीलंका में आपको क्या देखने को मिलता है, श्रीलंका में आपको जो है बहुसंख्यकवाद देखने को मिलता है। बहुसंख्यकवाद है क्या, पहले ये बताओ। बहुसंख्यकवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें क्या होता है, जिसमें होता यह है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अपने मन चाहे ढंग से चलते हैं। अब समझो हुआ क्या, अगर मैं बात करूं श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। यहां पर सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सिंहली भाषा को ही प्राथमिकता दी, सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। अच्छा, शिक्षा की हम बात करें, नौकरी की हम बात करें, उसमें किसको प्राथमिकता दी जाएगी, जो बहुसंख्यक है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। सोच के देखो कितनी हंसी की बात है कि जो बहुसंख्यक है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, तो ये गलत हुआ भाई, है ना? यहां पर बौद्ध धर्म को सरकारी संरक्षण दिया गया। सोच के देखो, एक ऐसा देश जहां पर 74% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, वहां पर उस धर्म को संरक्षण दिया जा रहा है जो धर्म बहुसंख्यक है। गलत बात है नहीं है? क्लियर हुआ ना? ये सारी चीजें हुई, तो इससे दिक्कत किसको हुई सर, तो इससे जो तमिल लोग थे इनको बहुत दिक्कत हुई, इनको बहुत सारी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ा, ये सारी चीजें हुई। और क्योंकि समझो, क्योंकि 1948 में सिंहली जो लोग थे वो मेजॉरिटी में थे, बहुसंख्यक में थे, सरकार किसकी बनी, इनकी बनी, सिंहली लोगों की, और इन्होंने कुछ भी हित के लिए काम नहीं किया। और इससे हुआ क्या कि श्रीलंका में आप देखोगे आपको एक तनाव का माहौल देखने को मिलेगा, और ये तनाव इतना बढ़ जाता है कि श्रीलंका में गृह युद्ध हो जाता है। क्लियर हुआ ना? एक तरीके से आप देखोगे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो तमिल लोग थे इन्होंने महसूस किया कि सरकार इनकी सुन नहीं रही है, सरकार इनकी नहीं सुन रही, क्योंकि तमिल लोगों को भी प्राथमिकता चाहिए थी, तमिल लोगों को भी अपनी भाषा को प्राथमिकता दिलवानी थी, तमिल लोगों को भी अपना जो धर्म है उसकी रक्षा करनी थी, तमिल लोगों को भी एक तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य में प्राथमिकता चाहिए थी, और इसी की इनकी मांग उठी। और ये मांग इतनी बड़ी कि आगे चलकर आप देखोगे तमिल का एक समूह जो होता है वो तमिल ईलम की मांग कर देता है, यानी कि एक हमें अपना एक अलग राष्ट्र चाहिए जहां पर तमिल लोग रहेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि श्रीलंका में आपको गृह युद्ध की स्थिति दिखेगी जिसमें हजारों लोग मारे गए। ऐसी चीज आपको जो देखने को मिलेगी। तो इन दो उदाहरण से हमें समझ में आया है कि किस तरीके से, इन दो उदाहरणों से हमें क्या समझ में आया है सर, इन दो उदाहरणों से हमें समझ में आया कि किस तरीके से अगर सत्ता की साझेदारी ठीक से ना हो तो क्या हो सकता है, और सत्ता की साझेदारी ठीक से हो तो क्या हो सकता है। ठीक है ना? तो दोनों में हमने देख लिया, चलो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पे बोला गया भाई सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है, तो इसके लिए ना दो तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क है भैया हमारा प्रूडेंशियल रीजन, इसको हम बोलते हैं युक्तिपरक तर्क, यानी कि एक समझदारी भरा कारण। अब समझो, अगर मैं बात करता हूं सत्ता की साझेदारी की, अगर मैं बात करता हूं सत्ता की साझेदारी की, तो सबसे पहले बात क्या है, समझदारी वाले जो कारण है वो क्या है, हम क्यों करते हैं सर, समझदारी के लिए, है ना? समझो कि यहां पे बोला जाता है कि भैया टकराव कम होते हैं। अब जैसे तुमने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, अगर श्रीलंका में ठीक से किया होता तो शायद टकराव ना होता, अलग अलग सामाजिक समूह के बीच में टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। आप देखोगे एक तरीके से राजनीतिक स्थिरता रहती है, देश की जो व्यवस्था जो है मजबूत रहती है, राजनीतिक रूप से आप देखोगे चीजें बिखरती नहीं है। सबको जब ताकत दी जाएगी, सबके हाथ में कुछ ना कुछ निर्णय लेने की शक्ति होगी, तो सब में एक तरीके से क्या रहेगा, एक तरीके से आप देखोगे सामंजस्य बना रहेगा। अच्छा, बहुसंख्यकवाद का खतरा नहीं रहता। बहुसंख्यकवाद क्या है सर, बहुसंख्यकवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यकों की ही सुनी जाती है, और जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं
उनकी जो भी मांगे हैं उनको नजरअंदाज किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं बहुसंख्यकवाद, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब दूसरा जो कारण बताया जाता है, दूसरा रीजन है नैतिक तर्क। नैतिक तर्क की हम बात करें, ये क्या है सर, ये है मॉरल से रिलेटेड, है ना। मॉरल क्या होते हैं भैया, मॉरल क्या होते हैं कि भैया क्या सही है क्या गलत है। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी क्यों है, या फिर किसी और देश में सत्ता की साझेदारी क्यों है, क्योंकि इसको लोकतंत्र की आत्मा बोलते हैं। लोकतंत्र की आत्मा, सोच के देखो, अगर जिस देश में सत्ता की साझेदारी नहीं है तो उस देश को तुम लोकतंत्र बोल ही नहीं सकते, है ना। आप देखोगे ऐसी सरकार को हम वैध सरकार बोलते हैं। और वैध सरकार वही होती है जिसमें जिसमें क्या हो, जिसमें जनता की भागीदारी हो। अगर किसी एक के हाथ में शक्ति है तो ऑब्वियसली वही अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करेगा। यहां पर जनता की आवाज को सुना जाता है सर, लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। अगर किसी देश में सत्ता की साझेदारी नहीं है तो वहां पर नैतिकता हो ही नहीं सकती। मॉरल भरा रीजन यही बोला जाता है इसका, मॉरल कारण यही है इसका कि नैतिकता हो ही नहीं सकती। क्या सही है क्या गलत है, इसमें डिफरेंस समझ में ही नहीं आएगा भाई। सही गलत के पीछे अगर हमें जाना है तो हमें सत्ता की बंटवारा करना पड़ेगा। ये सारी चीजें होगी सर। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यहां पर सत्ता की साझेदारी के आपको अलग अलग रूप दिखते हैं। दो रूप की हम बात करें, एक तो होता है हमारा क्षैतिज वितरण, एक होता है हमारा ऊर्ध्वाधर वितरण। क्षैतिज वितरण की हम बात करें, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें आप देखोगे एक ही स्तर पर सत्ता की साझेदारी को अलग अलग इकाइयों में बांट दिया जाता है। जैसे कि आप देखोगे विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करवाना, और न्यायपालिका का काम होता है जो कानून बने हैं उनकी रक्षा करना और न्याय करना। क्लियर हुआ ना। एक तरीके से आप देखोगे ये तीनों जो होते हैं वो एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखते हैं, चेक एंड बैलेंस रखते हैं। कोई एक दूसरे के बीच में दखलंदाजी नहीं करेगा और कोई अपनी पावर का, कोई अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी कि एक ही स्तर पर रह के ये अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ। दूसरा जो वितरण होता है इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें आप देखोगे कि सत्ता की, ये अगला चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि सत्ता की साझेदारी जो हो रही है वो अलग अलग स्तर पर हो रही है ना। केंद्र में केंद्र सरकार है भाई, है ना, केंद्र में केंद्र सरकार है, राज्य में राज्य सरकार है, और उसके अंदर भी आप देखोगे आपको अलग अलग लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार देखने को मिल जाती है। इसको हम सत्ता का संघीय रूप भी बोलते हैं। चलिए सही, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप देखोगे सत्ता की साझेदारी, इसके अलावा भी आप देखोगे अलग अलग जो सामाजिक समूह होते हैं भाई उनके बीच में देखने को मिलती है ना। जैसे हम बात करेंगे भाषाई या धार्मिक समूह के भी सत्ता का बंटवारा होता है, जैसे बेल्जियम में देखने को मिला। हमारे भारत में तो खैर नहीं है, लेकिन आपको सत्ता की साझेदारी जो है सामाजिक समूह में भी देखने को मिलती है ना। हमारे देश में भी होती है ना भाई। अरे सोच के देखो, हमारे देश में जो अलग अलग समूह है, अगर हम बात करें एससी की, एसटीज की बात करें, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की बात करें, महिलाओं की हम बात करें, इनके बीच में भी तो सत्ता की साझेदारी है। अलग अलग हम ट्राइबल ग्रुप्स की बात करें, कबीले होते हैं अलग अलग, इनकी हम बात करें, आदिवासियों की बात करें, इनके बीच में भी तो, इनको भी तो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया गया है ना, दिया गया है। फिर हमारे देश में अलग अलग दबाव समूह होते हैं, जो सत्ता दबाव समूह की हम बात करें, फिर हम ऑपोजिशन पार्टी की बात करें, ठीक है ना, जो भी एक तरीके से विपक्षी दल होते हैं, ये भी एक तरीके से दबाव का काम करते हैं। फिर हम ट्रेड यूनियन की बात करें, ये सरकार पर दबाव डालते हैं। किसान यूनियन हो गया, है ना, मजदूर यूनियन हो गया, ये क्या करते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं। ये भी क्या, ये भी एक तरीके से सत्ता की, इनकी भी कहीं ना कहीं सत्ता में भागीदारी है, इनकी भी कहीं ना कहीं सत्ता में भागीदारी है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं दूसरे चैप्टर। दूसरे चैप्टर की हम बात करें, संघवाद है हमारा। अच्छा, इसको हम 15 मिनट में पूरा करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है भाई। अच्छा, अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो ये चैप्टर जो है हमारा किससे जुड़ा हुआ है, पहले वाले चैप्टर से। अभी हमने पढ़ा था ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में, जिसमें आपने देखा कि हमारे सत्ता की साझेदारी जो है वो अलग अलग स्तर पर हो जाती है। जैसे आप देखोगे केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार, और फिर लोकल स्थान में जो अलग अलग छोटे छोटे निकाय जो होते हैं वहां पर आपको स्थानीय सरकार देखने को मिलती है, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, हमने क्षैतिज वितरण पढ़ा, ऊर्ध्वाधर वितरण पढ़ा। ऊर्ध्वाधर वितरण में आप देखोगे कि सरकार की जो शक्ति है उसका विभाजन आपको अलग अलग स्तरों पर देखने को मिल रहा है सर, और इसी के बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यानी कि ये कुछ और नहीं है, ये ऊर्ध्वाधर वितरण ही है। क्लियर हुआ। चलिए, अब हम संघवाद की बात करें तो उसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा की हम बात करें तो एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर क्या होता है, जहां पर आप देखोगे सत्ता की साझेदारी जो होती है वो सिर्फ केंद्र के हाथ में नहीं होती, सिर्फ केंद्रीकरण नहीं होता। सत्ता की साझेदारी जो हो रही है वो एक तरीके से आप देखोगे केंद्र के अलावा, है ना, उसकी जो अलग अलग इकाइयां होती हैं, केंद्र में ही जो अलग अलग इकाइयां होती हैं उनमें भी सत्ता का बंटवारा किया जाता है। जैसे आप देखोगे केंद्र में हमारी बीजेपी है, और उसके अलावा आप देखोगे केंद्र के अंदर आपको 28 अलग अलग राज्य देखने को मिलते हैं। यहां पर आपको अलग अलग पार्टियों की सत्ता देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। क्लियर। और जो क्या कर रही है, जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट को ही संभाल रही है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण, है ना। यानी कि केंद्र की शक्तियों को राज्यों की अलग अलग जो अलग अलग इकाइयां हैं उनमें बांट देना।
अन्य इकाइयों में जो है सत्ता का बंटवारा करना, इसको ही हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बात करें तो आप देखोगे अगर मैं सरकार बनाने के तरीकों की बात करूं तो बहुत सारे जो देश हैं वहां पर आपको यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है ना। यूनिटरी गवर्नमेंट या फिर एकात्मक सरकार क्या होती है, जहां पर आप देखोगे सिर्फ केंद्र ही केंद्र है, या फिर अगर राज्य हैं भी तो बहुत कमजोर है, या फिर केंद्र के अंडर में चलते हैं। तो आप देखोगे एकात्मक सरकार वो सरकार होती है जहां पर केंद्र बहुत मजबूत होता है, या फिर राज्य है तो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो केंद्र के अंडर में काम कर रहा है। ऐसे में आप देखोगे केंद्र के पास सबसे ज्यादा शक्ति होती है। जैसे कि मैं बात करूं कहा कि यूनाइटेड किंगडम की बात करूं, चीन की बात करूं, चीन तो बहुत अच्छा, सबसे अच्छा एग्जांपल है चीन, है ना, चीन, सऊदी अरब, इसकी हम बात करें तो ये हमारा क्या है सर, ये हमारा प्रॉपर परफेक्ट एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, चीन में तो पूरा तानाशाही है भाई, एक ही पार्टी है वहां पर, एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब कुछ भी बोलो, तानाशाही बोल लो, कम्युनिस्ट पार्टी बोल लो, वो बोलते तो अपने आप को लोकतंत्र बट है नहीं वो। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं भाई, आगे हम बात कर लेते हैं संघीय सरकार की। हम बात करें, देखो एकात्मक सरकार हो गई, ठीक है, संघीय सरकार दूसरी आती है, संघीय सरकार। जैसा हमारा भारत है वो एक संघीय सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण है। आप देखोगे संघीय सरकार में आप देखोगे, एक मिनट रुक जाओ बेटा, आप अगर संघीय सरकार में देखोगे, इसको हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। इसकी विशेषता क्या होती है भाई, जहां पर शक्तियों का विभाजन हो जाता है ना। केंद्र की कुछ शक्तियां जो होती हैं वो ऐसा नहीं केंद्र के पास ही सब कुछ शक्तियां, सारी शक्तियां केंद्र के पास नहीं होती, बहुत सारी शक्तियां जो है अलग अलग इकाइयों में यानी कि राज्यों में भी होती हैं। स्वायत्तता की बात करें तो राज्य सरकार के पास अपनी अलग शक्तियां होती हैं, अपनी अलग ताकतें होती हैं, और याद रखना कि ये ताकतें कौन बताता है, तो हमारा संविधान बताता है। यानी कि हमारा संविधान बताएगा कि भैया केंद्र के पास क्या ताकत है और राज्य के पास क्या ताकत है, और कोई भी किसी की भी लिस्ट में, है ना, दखलंदाजी नहीं देता। मतलब मेरी जो स्वायत्ता है उस पर मैं निर्णय लूंगा, तुम्हारी जो स्वायत्ता है तुम उस पर निर्णय लो, कोई भी एक दूसरे के बीच में दखलंदाजी नहीं करेगा। क्लियर हुआ ना? चलिए तो आप देखोगे हस्तक्षेप की हम बात करें तो केंद्र राज्य के काम में और राज्य केंद्र के काम में कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगी। क्लियर हुआ ना? इसके एग्जाम्पल क्या है, भारत, बेल्जियम और आपको अमेरिका जैसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। ठीक है सर, संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो पहली विशेषता यही है कि यहां पर याद रखना कि पहली चीज ये होनी चाहिए, पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये होनी चाहिए कि आपको सरकार के स्तर 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, 2 या 2 से अधिक स्तर होने चाहिए कम से कम। जैसे आप देखोगे बेल्जियम में तो 4 स्तर थे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उनकी जो कैपिटल है, राजधानी है, वहां पे एक अलग सरकार, फिर एक सामुदायिक सरकार। एटलीस्ट 2 या फिर 2 से ज्यादा। हमारे देश में कितनी है? 3 है सर, है ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। फिर आप देखोगे समान नागरिक अलग अलग अधिकार क्षेत्र, समझो यहां पे। यानी कि अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार की, अगर मैं बात करूं राज्य सरकारों की, ये दोनों ही जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है सर, एक ही नागरिक, समान नागरिकों पर जो है शासन कर रही है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार अलग नागरिकों पर शासन कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट अलग नागरिकों पर शासन कर रही है। अलग अलग जो स्तर की सरकारें हैं वो एक ही नागरिकों पर जो है, एक ही नागरिकों के समूह पर जो है शासन कर रही है। क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे बात कर लेते हैं। पांचवा वित्तीय स्वायत्ता। वित्तीय स्वायत्ता की हम बात करें तो केंद्र और राज्य की हम बात, अब तो समझो कि कोई भी अगर राज्य होता है वो बिना पैसों के चल नहीं सकता ना। फिर मैं पूरे देश की बात करूं तो कोई भी देश जो है वो बिना पैसे के नहीं चलता। पैसा कहां से आता है? जनता सरकार को पैसा देती है टैक्स के रूप में, और ऐसे करके आप देखोगे हमारा देश चलता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? यानी कि हम बात करें राजस्व की, रेवेन्यू की हम बात करें तो दोनों के अपने अपने अलग अलग स्रोत हैं। वो कहां पर है सर? वो संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं, ताकि कोई भी वित्तीय निर्भरता ना रहे। यानी कि सरकार के जो सरकार, चाहे मैं केंद्र की बात करूं, राज्य की बात करूं, इन दोनों के जो स्रोत हैं, कहां से पैसा किसकी झोली में जाएगा, किसकी तिजोरी में जाएगा, वो पहले से हमारे संविधान में लिखा हुआ है ना। फिर आप देखोगे इनके दोनों के दोहरे उद्देश्य दिखाई देते हैं। पहली बात, पहला दोहरा उद्देश्य क्या? पहला है कि हमारे देश की एकता सुरक्षित रहे और एक दूसरे पे विश्वास रहे। देखो सत्ता की साझेदारी, जो हमारा संघीय व्यवस्था है वो बिना एक दूसरे के विश्वास के चल ही नहीं सकता। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में एकात्मक सरकार चल ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे देश में विविधताएं बहुत ज्यादा है। अलग अलग सोच के देखो कि जब तक, सिर्फ सोच के देखो, एक ऐसा देश जहां पर एक ही केंद्र सरकार हो, कैसे चलेगी? क्योंकि हमारे देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषाई क्षेत्रीय वाले लोग मिलते हैं। तो हमारे देश में कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था को इसलिए भी लागू किया गया है क्योंकि ये एक तरीके से अलग अलग क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करता है। ये मेन रीजन है। क्लियर हुआ ना? आप देखोगे हर एक क्षेत्र से आपको सत्ता में साझेदारी देखने को मिलती है। हमारा अगर लोकसभा में आप देखोगे तो लोकसभा में 543 जो लोग हैं उनमें से आपको हर एक स्टेट से लोग मिल जाएंगे, हर एक जाति, हर एक धर्म से आपको 2 लोग देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हुआ ना? अच्छा, संघ बनाने के तरीके क्या होते हैं? अब हमारी संघीय व्यवस्था के बारे में बात करें तो उसके संघ बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है भैया कमिंग टुगेदर, इसको हम बोलते हैं साथ आकर संघ बनाना, और दूसरा होता है हमारा साथ लेकर संघ बनाना। अब इन दोनों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या है भाई?
तो आप देखोगे अगर मैं बात करूं साथ आकर संघ बनाना, इसको हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि अलग अलग राज्य हैं। अब ये अलग अलग राज्य खुद एक तरीके से बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। इन्होंने निर्णय लिया कि एक काम करते हैं, हम सब साथ में मिलकर एक मजबूत संघ का निर्माण करते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमें मजबूती मिलेगी, इससे हमें सिक्योरिटी मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। तो समझो यहां पर हो क्या रहा है कि जो स्वतंत्र राज्य हैं वो साथ मिलकर एक बड़ा संघ का निर्माण कर रहे हैं। क्लियर हुआ ना? इतनी चीज क्लियर? अच्छा, यानी कि आप बोल सकते हो कि राज्यों के केंद्र के मुकाबले राज्यों के पास क्या है, राज्यों के पास ज्यादा शक्ति है। जैसे आप देखोगे कुछ दिन पहले जो अमेरिका था वो ऐसा ही हुआ करता था, है ना? अलग अलग जो बोलते हैं ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो अलग अलग 50 से ज्यादा जो स्टेट्स हैं उनको मिलाकर अमेरिका बनाया गया है। तो अमेरिका एक तरीके से इस तरह का संघ का सबसे अच्छा उदाहरण है। राज्यों के पास अपनी स्वायत्ता होती है और राज्य जब भी चाहे वो केंद्र से अलग हो सकता है। सर अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे यहां पर देश आपको उदाहरण के तौर पर मिल जाएंगे। सर क्लियर हुआ? फिर दूसरा आता है हमारा साथ लेकर संघ बनाना, होल्डिंग टुगेदर। इसमें क्या है, इसमें सर एक बहुत बड़ा देश है ना? वो क्या कर रहा है सर, वो अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए अलग अलग राज्यों को गठन कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे देश में हम एकात्मक सरकार लागू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे देश में विविधताएं बहुत ज्यादा हैं। तो समझो हमारा एक पूरा देश है, अब इस पूरे देश में आप देखोगे बहुत ज्यादा विविधताएं हैं सर, ऊपर से लेकर नीचे तक, दक्षिण से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक, है ना? उत्तर से लेकर दक्षिण, पश्चिम, पूरब से लेकर पश्चिम तक आपको बहुत सारी विविधताएं दिखती हैं। और इसके आधार पर हमने अपने पूरे देश को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया, है ना? और इन सबको मिलाकर हमने एक भारत देश का निर्माण किया। यहां पर एक चीज याद रखना कि यहां पर देखो शक्तियां तो राज्यों के पास भी होती हैं, लेकिन याद रखना ज्यादा शक्ति किसके पास होती है, तो यहां पर ज्यादा शक्तियां जो होती हैं वो केंद्र के पास होती हैं। केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं एज कंपेयर टू द स्टेट। याद रखना हमेशा। क्लियर होना? जैसे भारत, स्पेन, बेल्जियम की हम बात करें, ये कुछ ऐसे आपको देश देखने को मिलते हैं। अच्छा, आप देखोगे कि किस तरीके से आप देखोगे हमारे देश में संघीय व्यवस्था का शक्तियों को बंटवारा हुआ। तो ये सब हमारे संविधान में लिखा हुआ है सर, ये हमारे सब संविधान में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे बंटवारा होना है सर। आप देखोगे अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो 3 सूची दे रखे हैं, 3 नहीं एक्चुअली 4 सूची है। 3 के बारे में बात करते हैं हम। एक तो हमारी संघ सूची है, दूसरी हमारी राज्य सूची है, तीसरी हमारी समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। अच्छा, आप देखोगे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कौन सी सूची में कौन निर्णय लेगा। अगर मैं बात करूं संघ सूची के बारे में, संघ सूची वो सूची होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र सरकार ही निर्णय ले सकती है। और याद रखना जो भी राष्ट्रीय महत्व के जो भी मुद्दे हैं वो कौन करेगा सर, राष्ट्रीय महत्व के जो भी मुद्दे हैं उस पर निर्णय कौन लेगा, वो हमारी संघ सूची में जो केंद्र सरकार है वो लेगी। जैसे रक्षा की हम बात करें, विदेश नीति की बात करें, बैंकिंग की बात करें, संचार की बात करें, ये सब एक तरीके से आप देखोगे ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, पूरे देश से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? चलिए, अब आप देखोगे कुछ मैटर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक राज्य से जुड़े हुए होते हैं, उनको हमने राज्य सूची में डाल दिया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की ही स्वायत्ता होती है। राज्य सरकार की स्वायत्ता होती है और राज्य सरकार क्या करती है सर, एक तरीके से निर्णय ले सकती है। स्थानीय और राज्य स्तर के महत्व वाले जो भी विषय होते हैं वो सब आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैं सिंचाई, जो भी विषय होंगे वो राज्य के स्तर पर महत्वपूर्ण होंगे। जैसे पुलिस, व्यापार, है ना, कृषि, सिंचाई, ये सब कुछ ऐसे हैं वो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो हमारे एक तरीके से ऐसे मैटर हैं जो राज्य से ही संबंधित होते हैं। फिर आता है हमारा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वो सूची आती है जहां पर केंद्र और राज्य दोनों निर्णय ले सकते हैं। अब यहां पर समझो कि जैसे शिक्षा की बात करें, शिक्षा पहले राज्य के अंडर में आता था, अब लेकिन वो किसमें डाल दिया, वो समवर्ती में डाल दिया। फिर हम बात करें वन, है ना, विवाह की बात करें, गोद लेना, ये सारे जो मैटर है कहीं ना कहीं इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही निर्णय ले सकते हैं। हाँ, अगर टकराव की स्थिति आती है, केंद्र और राज्य के बीच में टकराव हो जाता है तो किसकी सुनी जाएगी, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर किसकी सुनी जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर केंद्र की सुनी जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है केंद्र थोड़ी ज्यादा ताकतवर है। अच्छा, बची हुई जो सूची है उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल, है ना, या फिर इसको बोलते हैं अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची की हम बात करें तो अवशिष्ट सूची वो सूची होती है जो मैटर तीनों सूची में नहीं है वो इसमें आ जाएंगे। यानी कि हमारे संविधान निर्माता जो थे उनको पता था कि भाई जब हम संविधान बना रहे होंगे तो कुछ ऐसे भी मैटर होंगे जो भविष्य में आ सकते हैं। जैसे इंटरनेट उस टाइम पे नहीं था, बाद में आ गया। एआई की हम बात करें, साइबर क्राइम्स की हम बात करें, बहुत सारी चीजें बाद में आई। तो वो सारी जो सूची होंगी वो किस में आएंगी सर, वो हमेशा जो है केंद्र सरकार के अंडर में आएंगी। इन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही निर्णय ले सकता है। अच्छा, आप देखोगे कि हमारे भारत देश में आपको संघीय व्यवस्था की सफलता देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है। अब समझो हमारे भारत देश में आप देखोगे कि आपको भाषा के आधार पर राज्यों का निर्णय, राज्यों का बंटवारा देखने को मिलेगा। एक भाषा बोलने वाले लोगों को एक साथ रखने के लिए राज्यों का गठन किया गया। जैसे आप देखोगे बहुत सारी हमारे देश में, देखो हमारे देश में दो तरीके से जो है राज्यों को बंटवारा किया गया है। एक तो उनकी भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति को देखते हुए और दूसरा उनकी भाषाई क्षेत्र को देखते हुए। आप देखोगे कि जैसे हम बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है केरला में, तो ये भाषा के आधार पर, है ना, मराठा बोली जाती है कहां पर, महाराष्ट्र में, गुजराती बोली जाती है गुजरात में। तो इनका जो इन राज्यों का विभाजन किया गया है एक तरीके से वो कैसे किया गया है, वो एक भाषा के आधार पर किया गया है। स्टार्टिंग में लगाता है ये सब हमारे देश को बांट देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। अभी भी हम जो लोग हैं
वो एक तरीके से अच्छे से रह रहे हैं, खुशी खुशी के साथ रह रहे हैं। कुछ ऐसे भी राज्य हैं इनका जिनका जो बंटवारा हुआ है वो भौगोलिक स्थिति के आधार पर हुआ है, क्योंकि भूगोल के साथ संस्कृति भी बदल जाती है। जैसे कि मैं बात करूं उत्तराखंड की, उत्तराखंड पहले यूपी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो बिल्कुल अलग है यूपी से। यूपी हमारे बिल्कुल मैदानी क्षेत्र है और हमारा उत्तराखंड जो है हिमालय वाला पार्ट लग जाता है, पूरा हिमालय पहाड़ आ जाते हैं, वहां पर माउंटेन्स आ जाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने उत्तराखंड को अलग कर दिया। ऐसे ही आप देखोगे नागालैंड, मिजोरम की बात करें, है ना, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, यहां पर आपको कुछ ऐसी ऐसी जनजातियां देखने को मिलती हैं, इनकी खुद की अपनी अलग संस्कृति है, खुद का अपना अलग कल्चर है। तो आप देखोगे इनको इसके नाम पर, इनकी जो संस्कृति है इसके आधार पर आप देखोगे हमने राज्यों को अलग अलग बांट दिया और आज भी हम लोग जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से रह रहे हैं अच्छे से। अच्छा, आप देखोगे सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे देश में कोई भी एक भाषी राज्य नहीं है। अगर ऐसा होता, हम श्रीलंका की तरह कर देते तो बहुत बुरी हालत हो जाती है हमारी। आप देखोगे हमारे देश में किसी भी हमारे पूरे देश में आप देखोगे ना, किसी भी एक भाषा को प्रायोरिटी या फिर किसी भी एक भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। अनुसूची 8 की हम बात करें तो उसमें आप देखोगे कि हिंदी के अलावा 21 अलग-अलग अन्य भाषाओं को दर्जा दिया गया है ताकि कोई राज्य पिछड़ा हुआ ना रह जाए। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि भैया ये जो श्रीलंका में जो गलती हुई थी ना, वो यहां पर ना हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता, किसी एक भाषा को राजभाषा बना दिया जाता तो शायद हमारे भारत देश में भी आपको गृह युद्ध जैसी स्थिति दिख सकती थी। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें हो गई। फिर आप देखोगे भारत में विकेंद्रीकरण कैसे देखने को मिलता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि पहले क्या था। पहले आप देखोगे हमारी केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा था। हमारे देश में तीसरा जो स्तर था, स्थानीय स्तर, वो बहुत कमजोर था, है ना। राज्यों के ऊपर हुआ करता था वो, उनको चुनाव करवाना है नहीं करवाना, तो कोई नियमित रूप से चुनाव नहीं होते थे। लेकिन दिक्कत क्या थी कि जब तक स्थानीय लेवल पर, लोकल लेवल पर चीजें इंप्लीमेंट नहीं की जा रही तो पूरा का पूरा प्लानिंग बेकार है। हमारी सरकार को भी ये बात समझ में आई और कहीं ना कहीं आप देखोगे हमने संशोधन किया संविधान में, 73वां संशोधन किया 1992 की बात है, जिसमें आप देखोगे हमने पंचायती राज सिस्टम को जोड़ा। आप देखोगे कि गांव कस्बों में जो समस्याएं जो थी वो स्थानीय लोग बेहतर जानते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं जो जो भी ऊपर से विकास की योजना आएगी वो स्थानीय स्तर पर ही इंप्लीमेंट होगी। कौन करवाएगा? ये लोग करवाएंगे। तो स्थानीय लोग अपने स्थानीय लोगों को ज्यादा जानते हैं। तो इनकी अगर भागीदारी हो जाए तो सोचो कितना बढ़िया हो, क्योंकि ये अपने इलाके को जानते हैं। तो यहां पर निर्णय ये लिया गया कि अब जो है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो नियमित रूप से चुनाव करवाएगा हर 5 साल बाद। जैसे लोकसभा, विधानसभा के चुनाव होते हैं वैसे इनके चुनाव होंगे सर। राज्य चुनाव आयोग जो होगा उनके चुनाव करवाएगा। अब देखोगे इसमें ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण होगा, महिलाओं के लिए 33% सीटों का प्रावधान रखा गया। ये सारी जो चीजें हैं इनका प्रावधान रखा गया। और कहीं ना कहीं हमारे भारत देश में तो आप देखोगे कि अगर मैं अनुसूचित जाति जनजातियों की बात करूं तो लोकसभा स्तर पर भी आपको सीटें रिजर्व मिलती हैं। लोकसभा में 131 सीटें जो हैं वो एससी एसटी के लिए रिजर्व है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये भी सत्ता की साझेदारी है। ये भी सत्ता में आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा जो पिछड़ा वर्ग है उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आप देखोगे हमारी सरकार जो है वो अलग अलग कदम उठाती रहती है ना। स्थानीय शासन और महिलाओं का आरक्षण की हम बात करें, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि ग्राम स्तर पर, शहर स्तर पर, आपको नगर पालिका की बात करूं चाहे मैं ग्राम पंचायत की बात करूं, यहां पर आपको महिलाओं का आरक्षण देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपको शक्तियों का अच्छा खासा विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था, दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम तीसरे चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो मैं बात करूं जाति, धर्म और लैंगिक मसले। अब ये जो चैप्टर है ये किसके बारे में, तो यहाँ पे 3 शब्दों का नाम लिया गया। जाति, कास्ट की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, लैंगिक मसले की बात हो रही है। हमारे भारत की हम बात करें तो ये जो 3 मुद्दे रहे ना, जाति से संबंधित, धर्म से संबंधित और लैंगिक यानी कि सेक्स से संबंधित, जेंडर से संबंधित, ये बहुत टाइम से रहे हो। यहाँ ना सिर्फ हमारे देश में आपको एक अलग मसला देखने को मिलता है, वो है जाति का। बाकी पूरी दुनिया भर में आपको लैंगिक और धर्म के मसले तो देखने को मिलते हैं कि हम धर्म के नाम पर बढ़ जाते हैं। हमारे भारत देश में हम एक कदम और आगे निकले, हम जाति के नाम पर भी बढ़ जाते हैं। और इसी के बारे में जो है चैप्टर, चलिए पढ़ते हैं भाई धीरे धीरे। आप देखोगे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे गांधी जी ने ना एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अब इनका मतलब ये नहीं था कि इनका कोई नेगेटिव मतलब नहीं था। गांधी का सिंपल सा कहना था कि धर्म क्या सिखाता है हमें, धर्म सिखाता है हमें मानवता, धर्म सिखाता है कि हमें अच्छे मार्ग पर चलना। तो कहीं ना कहीं धर्म जो है, राजनीति भी तो वही है ना, राजनीति भी वही है कि हमें अपने राष्ट्र को एक अलग मार्ग पर ले जाना है, एक सच के राह पर ले जाना है, हमें अपने राष्ट्र का विकास करना है। तो उन्होंने इस सेंस में बोला था कि भैया धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। जो धर्म है हमारा, वो धर्म यही सिखाता है कि हमें अहिंसा पर जाना है भाई, है ना, हिंसा नहीं करनी है हमें मानव के विकास पर ध्यान देना है सर, हमें भला करना है ह्यूमन। और राजनीति का भी यही काम है कि लोगों का भला करना। तो ये सेंस में जो है गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था। और फिर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं कि यहां पे समझो, यहां पे आगे यही बोला गया कि गांधी जी का अर्थ था कि धर्म के नैतिक मूल्यों की, हाँ, यहां पे यानी कि किसकी बात की थी कि जो धर्म के जो नैतिक मूल्य होते हैं, कि कोई भी धर्म हिंसा करना नहीं सिखाता, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बाद में राजनीति का मार्गदर्शन बनेंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीति को धर्म से कुछ सीखना चाहिए, ये बोला था गांधी जी ने।
ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो आप देखोगे हमारे देश में आपको लैंगिक, धर्म और जाति से संबंधित मसले मिलते रहते हैं। ठीक है सर, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा निजी और सार्वजनिक का विभाजन। अब समझो थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जेंडर के बारे में, है ना, मेल एंड फीमेल के बारे में। आपने सुना होगा लड़कियों को पिंक कलर पसंद होता है, लड़कियां जो है घर से बाहर नहीं निकल सकती, लड़कियों के जो पहले काम है उनके बायोलॉजिकल स्तर पे आप समझो कि तुम लड़का हो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम लड़की हो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम पैदा हुए लड़का, तुम पैदा हुए लड़की, तुम्हारी हाथ में नहीं था वो एक पूरा नेचुरल था, प्राकृतिक था, बायोलॉजिकल था वो। लेकिन जब समाज इसी को तुम्हारा आधार बना ले काम का, जब समाज इसी चीज को तुम्हारा तुम्हारा आधार बना ले, तो फिर सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है आपको कि भैया लड़का ये नहीं कर सकता, लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती, लड़का चाहे 10 बजे तक बाहर निकले, लड़की पिंक कलर के कपड़े पहनेगी, लड़का नहीं पहन सकता पिंक कलर के कपड़े। तो ये क्या है सर, लड़के घर के चौकेबासन करेगी, लड़का नहीं कर सकता, लड़के को बाहर के काम ही करने हैं। तो ये क्या है सर, ये एक तरीके से आप देखोगे कि यहां पर हमने क्या कर दिया, हमने विभाजन कर दिया। हमने बोला कि निजी काम जो है वो लड़कियां करेंगी, बाहर के जो काम है वो कौन करेंगे, पुरुष करेंगे। सार्वजनिक काम और निजी काम में हमने डिफरेंस कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने श्रम का भी लैंगिक विभाजन कर दिया, यानी कि कौन काम कैसे करेगा, कौन सा काम किसको सूट करता है, ये भी हमने इसका विभाजन कर दिया, जो कि बहुत गलत था सर। एक तरीके से हमने क्या किया, हमने एक तरीके से रूढ़वादी सोच डेवलप कर दी, एक स्टीरियोटाइप डेवलप कर दिया महिलाओं के बारे में और पुरुषों के बारे में कि महिलाएं जो हैं वो घरेलू काम करेंगी और पुरुष जो है वो बाहर का काम करेंगे। ये सारी चीजें हुई। इसके अलावा देखोगे कि हमारे देश में, हम हमारे देश में बात करें या फिर बहुत सारे जो देश हैं वहां पर एक तरीके से आप देखोगे पितृसत्तात्मक समाज चलता है, इसको हम बोलते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी। यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पर आदमियों की चलती है। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पर पापा की चलती है, बहुत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह ऐसा होता होगा, बट मैक्सिमम जगह ही होता है कि अरे उनके यहाँ पे ना बड़ों की चलती है, और बड़ों में औरतें नहीं होती, वहां पे महिलाएं नहीं होती, वहां पे सिर्फ और सिर्फ पुरुष होते हैं। कि हमारे यहाँ तो बाबा की चलती है, दादा की चलती है, ताऊ की चलती है, चाचा की चलती है। अब एक ऐसा समाज को रिप्रेजेंट करता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है भाई, कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ पुरुष जो है अपनी धौंस जमाता है। यहां पर महिलाओं की तुलना में आप देखोगे पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। महिलाओं को यह समझा जाता है घर का काम करेंगी, और इनके घर के काम का जो मूल्य है उसको भी आंका नहीं जाता। घर के काम को कुछ समझा ही नहीं जाता कि वो तो अरे ठीक है कि पैसे नहीं मिल रहे, काम कर रही है बहुत सारे लोग। अरे भैया एक दिन तुम्हें नाश्ता ना मिले ना सुबह उठ के, एक दिन तुम्हें लंच ना मिले, एक दिन तुम्हारे पिताजी को रात का खाना ना मिले, तब देख लेना। क्लियर हुआ ना, ये सारी चीजें जो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, आगे अगर हम बात करें फिर क्या हुआ भाई, अब ऑब्वियसली जब नारी के साथ बहुत गलत हुआ, ऑब्वियसली गलत बहुत सालों से हो रहा था, हजारों सालों से। अब समझो कि नारी के साथ, महिलाओं के साथ जितना गलत हुआ है उतना इतिहास में किसी के साथ गलत नहीं हुआ होगा। अब ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में आप देखोगे धीरे धीरे नारीवादी आंदोलन शुरू हुए, इसको हमने बोला फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है सर, एक सोच है, बहुत ही सिंपल सी सोच है। मुझे नहीं पता कि आजकल जो फेमिनिस्ट शब्द है इसको, है ना, लोग बहुत ही ऑफेंड हो जाते हैं, स्पेशली मैं पुरुषों की बात करूं, बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं, अरे भैया फेमिनिस्ट लड़की है। अरे फेमिनिस्ट एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, और फेमिनिस्ट शब्द को ऐसे ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया। एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो सिंपल सी है कि एक ऐसी सोच जो हमारे समाज को पुरुष और महिलाओं के लिए समान, हमारे एक ऐसा समाज जहां, समझो हमारे एक ऐसा समाज जहां पर पुरुष और महिलाओं के समान अधिकार है, इक्वल राइट्स है, इसी को हम बोलते हैं फेमिनिज्म। समान अवसर हो उनके पास, समान अधिकार हो उनके पास, जो सवाल तुम पुरुष से कर रहे हो सेम सवाल जो तुम महिला से भी करो, ये होता है फेमिनिज्म। कोई गाली नहीं है, ये बहुत ही खूबसूरत शब्द है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में समानता है नारियों की, जो कि नहीं थी। सार्वजनिक मामलों में बराबरी आए। आज आप देखते हो मैक्सिमम जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहां पर मैक्सिमम कौन होते हैं, पुरुष होते हैं या नहीं होते, महिलाएं होती हैं बट बहुत कम होती हैं। अब तो खैर धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। इसको प्रॉपर तरीके से ठीक टाइम में पहुंचने में कम से कम 30-40 साल और लगेंगे, मैं बोलता हूं, लेकिन हो रहा है। इंपैक्ट क्या हुआ, इंपैक्ट ये हुआ दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। ये जब कहीं ना कहीं नारीवादी आंदोलन हुए तो पहले के मुकाबले आप देखोगे पूरे दुनिया में महिलाओं की स्थिति में सुधार आया, और जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था वो भी धीरे धीरे कम हुआ। अब दिक्कत क्या होती थी, डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता था, आप समझो कि सेम काम के महिला को कम पैसे दिए जा रहे हैं, और सेम काम के, कुछ अलग नहीं कर रहा वो, सेम काम के पुरुषों को ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, है ना। वेतन की हम बात करेंगे तो वेतन में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है भैया। लिटरेसी रेट ले लो भाई, तुम पढ़ा लिखा पुरुष समाज जो है ज्यादा पढ़ा लिखा है, और ये दर्शाता है कि हमने महिलाओं को कितना दबाया है। लड़की होगी तो भैया 8वीं 10वीं के बाद वो उसका जो है स्कूल ड्रॉप आउट हो जाएगी, वो कि बेटा तुम्हारी शादी भी तो करनी है, पैसा कहां से आएगा। और वो जो पुरुष है उसको तुम पढ़ाए जा रहे हो, अरे भैया घर का इकलौता चिराग है भैया, इसको नहीं पढ़ाएंगे तो कैसा काम चलेगा। तो ये सारी जो असमानताएं हैं, खैर मैं बोलूंगा ये बहुत कम हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि अब हो रही हैं, लेकिन आप देखोगे आज भी हमारे गांव में आप जाओगे, छोटे छोटे टायर 3 टायर 4 सिटीज में जाओगे तो वहां पर आज भी ये आपको सोच देखने को मिलती है, और इस सोच को आपको खत्म करना है, बिकॉज यू आर द फ्यूचर। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उन दोनों को इस चीज को सीरियसली लेना है ना। तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा आपको क्या दिखता है, डिफरेंस दिखता है। 76% लिटरेसी रेट है मेल्स में, 54% है फीमेल्स में, ये बहुत गलत है। स्कूल ड्रॉप आउट, यानी कि जो स्कूल में बेचारी लड़की पढ़ रही है उसको
स्कूल छुड़वा देना, इसको बोलते हैं ड्रॉप आउट। ये अक्सर 10वीं में, 12वीं में, 8वीं क्लास में होता है ना? और ये कारण क्या है? कारण सिंपल सा भाई, संसाधनों की कमी है। बेटा तुम्हें पढ़ाएं, तुम्हारे भाई को पढ़ाएं, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, भाई को पढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ तो भैया, और क्या, संसाधनों की कमी है, एक को ही पढ़ाने के लिए पैसा है तो एक को ही पढ़ाया जाएगा। और फिर क्या होता है, फिर एक संकीर्ण सोच भी है भाई, एक ऐसी सोच जो छोटी सोच है कि लड़कियों की शादी पर ध्यान दिया जाएगा। लड़की तो पराया धन होता है ना भाई, लड़की तो पराया धन है। लड़की क्या करेगी भाई, लड़की को अगर हम पढ़ा भी देंगे तो एट द एंड वो तो ससुराल जाएगी अपनी। तो ये जो सोच है ना, इसको हमारी समाज से खत्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जिस समाज में महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती, वो जो देश है वो तरक्की नहीं कर सकता। लिख के ले जाओ, लिख के, कि जिस समाज में महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी वो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और क्यों ये यूरोपियन कंट्रीज इतने आगे हैं, क्यों ये अमेरिका इतना आगे निकल गया? आप देखोगे ना, यहां पर एक चीज कॉमन मिलेगी आपको कि यहां पे वुमेन राइट्स का ध्यान रखा जाता है, एटलीस्ट इंडिया से तो ज्यादा रखा जाता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए फिर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, वेजेस एंड सेक्स रेशियो। अगर मैं बात करूं वेतन की, तो वेतन में हमेशा आपको क्या मिलता है भाई? असमानताएं मिलती हैं। इसके लिए आप देखोगे अलग अलग एक्ट भी लाए गए, समान पारिश्रमिक अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ताकि ये जो असमानता है इसको कम किया जा सके, है ना। समाज में जो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सेम काम के सेम वेतन दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आप देखोगे महिलाओं को कम पैसे मिलते थे और सेम काम के पुरुष को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। ये कहां का भाई इंसाफ है? क्लियर हुआ? चलिए, हर क्षेत्र की हम बात करें, चाहे वो खेल हो, सिनेमा हो, मजदूरी हो, इसमें महिलाओं और पुरुषों का वेतन सेम रखा जाएगा। तो ये भी किए गए। फिर हम बात करें सेक्स रेशियो के बारे में, लिंगानुपात के बारे में बात करें, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम जैसा हम एक सैंपल साइज लेते हैं कि भाई हमने 1000 लड़के लिए, अगर तो 1000 लड़के हैं तो इनके कंपैरिजन में लड़कियां कितनी है? तो पहले बहुत कम था। खैर अभी का जो लेटेस्ट डेटा आया है इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑलमोस्ट बराबर हो गया, ज्यादा निकल गया लड़कियों का। लेकिन पहले 2011 की डेटा की मैं बात करूं तो उसके बहुत कम था सर, बहुत कम था, बहुत कम था, है ना। इसका सिंपल सा रीजन क्या? भ्रूण हत्या, है ना। फीमेल फर्टिसाइड्स बोलते हैं, फर्टिसाइड्स बोलते हैं। आप देखोगे जैसे लड़की पैदा हुई मार दिया उसको, गर्भ में ही मार दिया। तो ये सारी केसेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको 914 देखने को मिलता है, मतलब 1000 पे 914 ही महिलाएं हैं। बहुत कम है भाई, बहुत कम है। अच्छा, आप देखोगे कि अगर मैं, हाँ फिर हम बात कर लेते हैं कि विमेन का जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में, बहुत कम है भाई। पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन बहुत कम है। आप देखोगे अगर जैसे हम डेवलप्ड कंट्रीज की भी बात करें, वहां पर भी आपको कम देखने को मिलता है। आप देखोगे अगर हम लोकसभा की बात करें तो सिर्फ 14.34% 35% है, और राज्यसभा में 5% है। खैर जो नया नियम आया है, जो नया संशोधन हुआ है, इसके अकॉर्डिंग 33% सीटें अगले लोकसभा चुनाव से रिजर्व हो जाएंगी वुमेन के लिए। लेकिन अगर मैं पहले के डेटा की बात करूं तो ये बहुत कम था सर। हमने लोकल स्तर पर, लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर हमने क्या किया भाई? हमने आरक्षण देने की कोशिश की है, जिसमें आप देखोगे हमने 33% सीटें जो है स्थानीय निकायों में हमने आरक्षित कर दिया महिलाओं के लिए। और कहीं ना कहीं हमने यहां पर नारी शक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। क्लियर हो ना? अच्छा, ये आप याद रखना कि नारी शक्ति की हम बात करें, एक एक्ट, ये अधिनियम पास किया गया है जिसके अकॉर्डिंग जो आने वाले चुनाव है उसमें 1/3 सीटें जो होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, लोकसभा में, राज्यसभा में। अच्छा, अब थोड़ा सा हमने बात कर ली किसके बारे में? हमने थोड़ा सा बात कर ली, हाँ, हमने थोड़ा-सा महिलाओं के बारे में बात कर ली, हमने लैंगिक, हमने सेक्स रेशियो के बारे में बात कर ली, हमने जेंडर के बारे में बात कर ली। अब थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं दूसरे दूसरी चीज़ों पर, है ना? दूसरी चीज़ों की हम बात करें, हम बात कर रहे हैं रिलीजन, रिलीजन की बात कर रहे हैं हम। रिलीजन क्या है? धर्म। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको हर एक धर्म के लोग मिलेंगे, हर एक धर्म के लोग आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। उसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप देखोगे हमारे देश में आपको अलग-अलग विविधताओं वाले लोग देखने को मिलते हैं, जिसमें हम धर्म के नाम की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सब आपको, यहूदी, सब मिलेंगे देखने को, है ना? चलिए, अगर हम बात करें हाँ, तो आप देखोगे कि हमारे देश में आपको बहुत सारे फैमिली लॉज दिखते हैं। फैमिली लॉज में आप देखोगे जो भी किसी भी रिलीजन से रिलेटेड जो भी चीज, जो भी मसले होते हैं, जैसे हम बात करें विवाह, तलाक, गोद, सिविल जो भी मैटर्स होते हैं, है ना, उत्तराधिकारी की बात करें, ये सारे जो कानून होते हैं वो फैमिली लॉ में आ जाते हैं। और आप देखोगे जैसे हिंदू लॉज की हम बात करें, फिर मुस्लिमों का अलग है। अच्छा, विभिन्न धर्मों के अलग अलग पर्सनल लॉ होते हैं, जिसमें कुछ जो पर्सनल चीजें होती हैं उनका ध्यान रखा जाता है। समस्या क्या है? ये कानून अक्सर महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। अब ये बहुत बड़ी समस्या है, आपको पता होगा भाई महिलाओं के साथ में कितना सारा कुछ पर्सनल लॉ, जैसे हम बात करें, पहले हिंदू धर्म की हम बात करें, हिंदू में आप देखोगे कि वही जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को जाएगी, लड़कियों को नहीं जाएगी। अरे भैया ऐसा क्यों? लड़का लड़की बराबर है तो प्रॉपर्टी जो होगी उसका भी आधा आधा होना चाहिए ना, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पर फिर मांगे उठी समान नागरिक संहिता, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अभी ये देखो, इस पर बात चल रही है, देखो क्या होता है आगे, है ना। यूनिफॉर्म यूसी की हम बात करें, इस पर बात चल रही है अभी, है ना, क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सांप्रदायिकता की। ये कम्युनिज्म है क्या? अब समझो, अब यहाँ पे एक कम्युनिज्म की हम बात करें, आपको वहीं देखने को मिलता है जहां पर आपको बहुत सारी धार्मिक विविधताएं देखने को मिलती हैं, अलग अलग धर्म के लोग देखने को मिलेंगे। जब एक धर्म के लोग अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और कहीं ना कहीं जब एक ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि जब वो किसी एक धर्म को ही एक देश का आधार मान लेते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है सर, है ना। और आप देखोगे कि अन्य धर्मों की ना तो वो इज्जत कर रहे हैं सर, ना ही उनको, है ना, ना ही उनके
उनकी मांगों का ध्यान रख रहे हैं सर, और उनका विरोध कर रहे हैं सर कि भाई इस धर्म के लोग नीचे हैं, बुरे हैं, इनको रहने की है ना, इनको रहने ही नहीं दिया जाए। इसको हम बोलते हैं सांप्रदायिकता। मुख्य लक्षण क्या होते हैं आप देखोगे, एक मुख्य लक्षण पहला ये होता है कि धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। किसी भी धर्म को राष्ट्र का आधार बहुत बुरी चीज होती है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश के संविधान में लिखा हुआ है कि हमारा भारत देश एक सेक्युलर देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है ना। फिर आप देखोगे राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके एक धर्म का प्रभुत्व स्थापित करना, यानी कि समझो कि इसमें राजनीति में बहुत अच्छा खासा धर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखोगे धर्म के नाम पर वोट लिए जाते हैं। किसी भी एक धार्मिक समुदाय के जो वोट हैं उसको पाने के लिए आप देखोगे कि वहां पे जो नेता जो होते हैं अलग अलग वादे कर देते हैं कि हम ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, ये करवाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके क्या करते हैं, धर्म का प्रभुत्व स्थापित करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि जिस धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं उसी की सरकार है। ऐसा होता है, हो सकता है, मे बी ऐसा हो सकता हो, मे बी ऐसा ना हो सकता हो। लेकिन समझो कि जब चुनाव इसी बात पर लड़ा गया है कि हम ये कर देंगे, हम इस धर्म के लिए ये कर देंगे, हम इस धर्म के लिए ये कर देंगे, तो ऐसे में क्या होगा सर, ऐसे में जब सत्ता आएगी उस पार्टी की और किसी एक विशेष धर्म के लिए काम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो देश को बांटने के लिए काम करेगा, है ना। यह सोच के अलग अलग धर्मों के लोग, है ना, अलग अलग, एक मिनट थोड़ा सा रुकना। हाँ, यह सोच, हाँ हाँ, यह सोच के अलग अलग धर्मों के लोग समान नागरिकों, हाँ हाँ, कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे एक ऐसी सोच की बात की जा रही है कि अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग समान नागरिकों, हाँ, समान नागरिकों के साथ नहीं रह सकते। मतलब आप यहाँ पे एक ऐसी सोच डेवलप हो जाती है, एक ऐसी सोच की बात, यहाँ पे थोड़ा सा बेटा छुप गया, कोई बात नहीं। एक ऐसी सोच डेवलप हो जाती है कि अलग अलग धर्म के लोग एक साथ नहीं रह सकते। एक ऐसी भावना है कि अलग अलग धर्म के लोग एक साथ नहीं रह सकते, इनको अलग कर दिया जाए। जैसे आप देखोगे ये प्रभुत्व वाला, ये एक ऐसा धर्म है जो कि क्या है, बहुसंख्यक है, और ये छोटे छोटे अल्पसंख्यक है, अन्य धर्म। तो हम लोग एक साथ नहीं, एक ऐसी भावना विकसित हो जाती है कि हम लोग साथ में रह ही नहीं सकते, जबकि ये गलत चीज है। क्यों नहीं रह सकते भाई? प्रेम से बिल्कुल रह सकते हैं भाई। क्लियर हुआ ना? चलिए चलिए। अच्छा, आप देखोगे यहाँ पे क्या, आप थोड़ा समझो सांप्रदायिकता राजनीति के रूप कैसे कैसे जो हमारी सांप्रदायिकता है वो राजनीति में अलग अलग तरीके के रूप ले लेती है। पहला है भैया, हम क्या करते हैं भाई, आप देखते होंगे कि बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह जो है वो अलग अलग धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करती हैं ताकि किसी एक विशेष धर्म के लोगों का क्या मिल जाए सर, सपोर्ट मिल जाए, है ना। फिर आता है भावनात्मक अपील, कि भैया उनसे अपील की जाती है, डर और भावनाओं का एक समझो कि इमोशनल कर दिया जाएगा उन्हें, उनको दिखाया जाएगा कि भैया एक पॉलिटिकल पार्टी उनके धर्म की रक्षा करेगी, उनको एक तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, ठीक है ना। फिर होता है गोलबंदी। अब इसका मतलब क्या होता है, एक धर्म के अनुयायी को एक राजनीतिक खेमे में लाना, मोबिलाइजेशन बोलते हैं इसको, कि किसी एक धर्म जो कि बहुत ज्यादा लोग हैं, कोई एक धर्म के लोग जो कि बहुत ज्यादा बहुसंख्यक हैं, उनको एक ही खेमे में ले आओ, इसको हम बोलते हैं गोलबंदी या फिर मोबिलाइजेशन। परिणाम क्या होता है, अक्सर आप देखोगे कि परिणाम ये होता है, सांप्रदायिक हिंसे हो जाते हैं, गृह युद्ध हो जाता है, नरसंहार होता है, और कहीं ना कहीं देश भी टूटता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, आप देखोगे हमारा भारत एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर सभी धर्मों को बराबर इज्जत दी जाती है। कोई आधिकारिक धर्म नहीं है हमारे भारत देश का, कोई भी एक राष्ट्रीय धर्म नहीं है, बहुत सारे देशों का होता है, हमारे देश में नहीं है ना। धार्मिक स्वतंत्रता है हमारे भारत देश में, आप चाहो तो कोई धर्म को मान सकते हो, चाहो ना चाहो तो कोई धर्म को नहीं मान सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भेदभाव पर रोक है हमारे देश में, जाति के, धर्म के, किसी भी आधार पर जो हमारे देश में भेदभाव नहीं हो सकता, है ना। अच्छा, जाति और राजनीति की हम बात कर लेते हैं। आप देखो हमने धर्म के बारे में बात कर ली, अब कास्ट की बात कर लेते हैं। अब कास्ट की हम बात करें, ये एक अनोखी चीज जो आपको सिर्फ और सिर्फ भारत में ही दिखाई देती है। अगर मैं जाति की बात करूं तो आप देखोगे हमारे देश में आपको जाति व्यवस्था देखने को मिलती है। होता क्या था, पहले ये पेशे के आधार पर होती थी सर, है ना, पेशे के आधार पर हुआ करती थी। और फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे ये चीज इतनी रिजिड हो गई कि ये अब एक तरीके से जन्म के आधार पर होने लगी, हेरिडेटरी होने लगी। अगर कोई एक विशेष जाति का व्यक्ति है, उसका बच्चा भी उस विशेष जाति का होगा, उसका बच्चा भी विशेष जाति का होगा, उस विशेष जाति का उसका भी बच्चा होगा, ठीक है ना। एक तरीके से आप देखोगे फिर यहाँ पर क्या हुआ, पूरा जो है यहाँ पर जब ये चीज जो है बहुत ज्यादा हमारे समाज में घुस गई, तो एक जाति का दूसरी जाति में विवाह नहीं हो सकता, आपस में विवाह करेंगे, एक जाति का विवाह जो है उसी जाति में होगा, तो ये सारी चीजें आने लगी। उसका बहुत बहुत बुरा प्रभाव कैसे पड़ा, तो आप देखोगे कि इसमें कुछ ऐसे वर्ग निकले बेचारे जो जिनको निचला वर्ग बोला गया। जैसे हम बात करें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र को, ये शूद्र वो लोग थे जो काम करते थे बेचारे, इनके लिए, इन तीनों के लिए। लेकिन फिर बाद में आप देखोगे कि इनको हमारे समाज से अलग कर दिया गया। इन छुआछूत, जातिवाद, ये सब अनटचेबिलिटी, ये सब जो है यहाँ पर हमारे निचली जातियों के साथ हुआ है, बहुत बुरा व्यवहार हुआ है इनके साथ में। और कहीं ना कहीं आप देखोगे इसी वजह से हमारी ये जो निचली जातियां थी ये आगे बढ़ ही नहीं पाई,
है ना, ये आगे सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ गई, आर्थिक रूप से भी इसलिए पिछड़ गई, है ना, इनको मौका ही नहीं मिले। अच्छा, आप देखो कि जाति व्यवस्था में बदलाव हुआ है, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। एक तो हमारे संविधान को, ये हमारा संविधान नंबर 1 पर आता है। संविधान में आप देखोगे कहीं ना कहीं भेदभाव और छुआछूत को सख्त मना किया है भाई, सख्त मना। अगर ऐसे करते हो पकड़े गए तो कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं आपके खिलाफ नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, बेल भी नहीं मिलेगी अगर ये सब करते हो पकड़े गए तो। शहरीकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं जब शिक्षा बढ़ गई, शिक्षा बढ़ी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, शहरीकरण हुआ, तो कहीं ना कहीं शहरों में जाति बंधन को ढीले पड़ गए। और आज भी आप देखते हो कि अब शहरों में इतना जाति का नहीं बचा, शहर में इतना नहीं बचा। साक्षरता साक्षरता और शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। लोग पढ़े लिखे होने लगे, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, शिक्षा मिली, तो कहीं ना कहीं ये जो सोच थी वो भी बदली। तो इन सभी का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। क्लियर हुआ ना? चलिए, बहुत सारी चीजें। अच्छा, राजनीति। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है, कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब वही है, यहाँ पे वही बात आ रही है कि एक तरीके से जाति में आपको सॉरी राजनीति में आपको जाति भी देखने को मिलती है, कास्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आपको कास्ट देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है भाई। आप समझो कि एक किसी विशेष जगह पर किसी एक कास्ट के लोग ज्यादा रह रहे हैं, किसी एक विशेष जगह पर किसी एक कास्ट के लोग ज्यादा रह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर जो उम्मीदवार खड़ा होगा तो वो उसी कास्ट का होगा जहां पर उसकी एक बहुमत है। उस पार्टी की जो उस पार्टी का जो उम्मीदवार है, उसको जो टिकट दी जाएगी वो उसी विशेष जात का होगा। दिक्कत यह है, दिक्कत हम में है, कमी कमी हम में है सर। हम एक तरीके से सब चीजों से ऊपर उठकर एक जाति को देखने लगते हैं कि भैया देखो ये नेता साहब जो है ना हमारी जाति के हैं, तो इन्हें ही वोट दे देते हैं। ये जब तक चलता रहेगा तब तक हमारे देश का विकास कभी नहीं हो पाएगा। और यही होता है भाई, उम्मीदवार को चयन तक कैसे किया जाता है, अलग अलग जो उम्मीदवार होते हैं उनका जाति के आधार पर चयन किया जाता है। किसी एक विशेष जाति के आधार पर आप देखोगे उनको टिकट मिलता है। किसी एक विशेष क्षेत्र में किसी एक विशेष जाति के कोई लोग ज्यादा है तो उसी विशेष जाति के व्यक्ति को जो है टिकट दे दिया जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर वोट बैंक भरा जाता है, जातिवाद भावनाओं को उकसाकर जो है समर्थन लिया जाता है। सेम ये धर्म जैसा ही है, जैसे धार्मिक भावनाओं को, है ना, एक तरीके से उजागर करते हैं लोग, धार्मिक भावनाओं को उकसाते हैं, वैसे ही आप देखोगे जातिगत भावना को भी उकसाते हैं कि भाई इस जाति के लोग ज्यादा हैं तो, है ना, इस जाति के लोगों का भला किया जाएगा, है ना, ये किया जाएगा वो किया जाएगा। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है, वास्तविकता थोड़ी सी अलग है ना। याद रखो, कोई भी एक जाति अकेले चुनाव नहीं जीतती। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे देश में आप देखोगे ऐसा बहुत कम हुआ है। एक ही जाति के अमीर और गरीब लोग के वोट अलग अलग पार्टियों को जा सकते हैं, समझो। अब उस जाति की हम बात करें तो उसमें भी तो अलग अलग विभाजन है। अब जाति की हम बात करें तो जाति के आधार पर बटे हुए हैं, लेकिन समझो उस जाति में भी कोई एक पर्टिकुलर जाति ऐसी है, जो है तो बहुत सारे, लेकिन उसमें भी अमीर है, उसमें भी गरीब है, तो वो तो अपना देखेगा ना, वो तो अपना भला देखेगा। तो ऐसा नहीं होता भाई कि किसी एक क्षेत्र में किसी एक जाति के लोग रह रहे हैं तो उसी जाति का इंसान जीतेगा, नहीं। क्षेत्र बहुत बड़ा है, आपको अलग अलग जाति, विभिन्न अलग अलग जातियों के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसी की चीज की बात की जा रही है कि ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन हाँ ये कोशिश तो की जाती है। छोटे स्तर पर ये बहुत होता है, स्थानीय स्तर पर बहुत होता है। चुनाव होते हैं भाई, ये हमारे प्रधानी के चुनाव होते हैं, बहुत होता है भाई, प्रधानी के चुनाव में बहुत होता है। फिर हम म्युनिसिपैलिटीज की बात करें, नगर पालिका की बात करें, बहुत होता है सर। अच्छा, अब देखो जाति का थोड़ा बड़ा बड़ा रूप देखते हैं हम थोड़ा सा, है ना, जाति में राजनीति। हाँ, अब जाति में राजनीति क्या है, पॉलिटिक्स एंड कास्ट, इसकी हम बात करें तो आप देखोगे कि जाति एक बड़ा रूप है, छोटी जातियां उपजातियां मिलकर एक बड़ा गठबंधन बनाती है। अब समझो कि कहीं ना कहीं इस चीज से इनको फायदा भी मिला है। देखो, एक ग्रुप हमारे भारत देश में ऐसा रहा है जो हमेशा पिछड़ा हुआ रहा है, पिछड़ी हुई जातियां रही हैं, लेकिन समझो कि जब संविधान ने इनको ताकत दी तो अब ये क्या कर सकते हैं सर, उस ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं सर। ये अपने क्या करते हैं सर, ये अलग अलग जाति मिलकर जो है अपने एक समूह बना लेते हैं, कॉलिशन कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं और सत्ता पाने की। क्योंकि समझो कि इन जातियों को भी समझ में आ गया है, ये पिछड़ी हुई जातियां थी, इनको पता है कि भैया हमारी पावर बहुत ज्यादा है, हम अगर एक हो जाएं और एक होकर एक अपनी पार्टी बना लें तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में सत्ता आ सकती है। अब सोच के देखो कि हमारे यूपी की हम बात करें तो यूपी में मायावती कितने सालों तक रही है, कितनी बार सीएम बनी है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एक तरीके से यहां पर जो हमारे जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उन्होंने इसी चीज का इस्तेमाल कर आप देखोगे क्या किया भाई, इसी चीज का इस्तेमाल कर अलग अलग पार्टियां वगैरह में, बसपा इसी के बसपा की हम बात करें, बसपा पार्टी मेन इसका उदाहरण हो सकती है। फिर आप देखोगे हमारी राजनीति में आपको नए नए समीकरण देखने को मिले। एक ऐसा वक्त था जो फॉरवर्ड ग्रुप था, जिसमें आप देखोगे सवर्ण जो वर्ग के लोग हैं वो आ रहे हैं सर। ये बहुत एक टाइम पर ताकतवर हुआ करते थे, लेकिन फिर एक ग्रुप ऐसा भी था जो नंबर इनके बहुत ज्यादा थे, जो था भैया हमारा बैकवर्ड ग्रुप। इन्होंने भी अपने कॉलिशन बना लिया, इन्होंने अपनी अलग अलग पार्टियां बना ली और चुनाव भी जीता सर। तो इनको भी मतलब समझ में आया कि एक तरीके से अगर हम जाति का इस्तेमाल सत्ता के लिए कर रहे हैं सर, तो कहीं ना कहीं हमें फायदा देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जाति में राजनीति भी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर आप देखोगे, अब हम बात कर लेते हैं, अगले हम चैप्टर की तरफ चले जाते हैं, राजनीतिक दल की बात कर लेते हैं। राजनीतिक दल की हम बात करें, ये भाई पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जा रही है। पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करें तो आप देखोगे कि आप देखोगे हमारे जो लोकतांत्रिक देश है इसको चला कौन रहा है। ऑब्वियसली हमारा जो लोकतांत्रिक देश है इसको कौन चला रहा है, सरकार चला रही है। अब सरकार बनती कैसे है सर, सरकार को बनाता कैसे है, सरकार कौन बनाता है सर, तो सरकार कौन बनाता है, हमारी जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो सरकार बनाते हैं। होता क्या सर, अब देख रहे हो कि कोई भी पार्टी है,
वो चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ने के बाद ही क्या करती है सर, चुनाव लड़ने के बाद ही वो सरकार बनाती है। ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो ना, कोई भी पार्टी जो होगी वो एक क्या करेगी सर, वो पहले चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ने के बाद क्या करेगी, अपनी सरकार बनाती है। यानी कि सरकार बना कौन रहा है सर, सरकार बना रही है हमारी पॉलिटिकल पार्टी। अब सोच के देखो एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो कि जहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टीज है ही नहीं, कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, तो कैसे सरकार चलेगी। समझो कि हमारे जो लोकसभा है उसमें 543 लोग बैठे हुए हैं और 543 के 543 लोग जो हैं वो निर्दलीय चुनकर आए हैं। अब सोच के देखो क्या होगा, अब सोच के देखो होगा ये कि सब अपने अपने बारे में सोचेंगे, कोई देश के बारे में नहीं सोचेगा और कोई भी सिंगल इंसान एक निर्णय पर नहीं पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक विचारधारा के जो लोग होते हैं, एक सोच वाले जो लोग होते हैं, एक मानसिकता वाले जो लोग होते हैं, आप देखोगे मानसिकता तो खैर नहीं बोल सकते, सॉरी, सोच वाले, है ना, सोच वाले जो लोग होते हैं जिनकी आइडियोलॉजी सेम होती है, उसको एक छतरी के अंदर लाने का काम कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। फिर ये चुनाव भी लड़ती हैं, अगर चुनाव जीत जाती हैं, बहुमत मिलती है, तो यही क्या करती है सर, यही सरकार बनाती है सर, है ना, क्लियर हुआ ना। तो एक तरीके से आप देखोगे इसी के बारे में हम बात करेंगे, समझ में आया। चलिए, अब राजनीतिक दल का अर्थ क्या है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल एक समूह है जिसमें आप देखोगे एक ऐसे लोगों का समूह है जहां पर चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए आप देखोगे उद्देश्य से क्या किया जाता है, उनको बनाया जाता है ना। ये एक तरीके से एक बहुत बड़ा समूह होता है जहां पर आप देखोगे ये लोग चुनाव भी लड़ेंगे और सरकार में राजनीतिक सत्ता भी हासिल करेंगे सर, है ना। उसके बाद आप देखोगे देश भी चलाएंगे, है ना। इनका क्या होता है, इनका होता है कि एक छतरी के नीचे एक समान विचारधारा के लोग, समान राजनीतिक दृष्टिकोण के लोग और कलेक्टिव गुड, जो एक तरीके से सामूहिक भलाई जो चाहते हैं कि भाई समाज का भला करना है। हर एक पार्टी यही बोलती है भैया हमें समाज का भला करना है, तो ऐसे ही आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, तो आप देखोगे अगर मैं बात करूं राजनीतिक दल के, इसके 3 भाग है। एक तो है भैया हमारा लीडर, एक तो हमारा लीडर सक्रिय लीडर, है ना, नेता जिसको हम बोलते हैं, नेता बोलते हैं इसको, लीडर, है ना। दूसरा होता है हमारा सक्रिय सदस्य, एक्टिव मेंबर, और तीसरा हमारा होता है अनुयायी। तीसरा क्या होता है हमारा, अनुयायी। समझो, पहला होता है हमारा नेता जो सबसे ऊपर है, ये यही तो चुनाव लड़ता है। फिर आता है भैया इसके सक्रिय सदस्य, यानी कि उस पार्टी के सदस्य आते हैं भाई, है ना, एक्टिव मेंबर्स होते हैं, इनको एक्टिव मेंबर्स बोलते हैं। अब ये पार्टी के सदस्य होते हैं। अब समझो कि ये पार्टी के सदस्य हैं, इन्हीं में से आप देखोगे बहुत सारे जो लोग होते हैं बाद में बड़े बड़े नेता बन जाते हैं। फिर आता है तीसरा अनुयायी। क्या होता है, फॉलोअर्स होते हैं, मतलब ये वो लोग हैं जो इनको वोट देकर जिताएंगे, ये वो लोग हैं जो इनको वोट देकर जिताएंगे, इनको नेताओं को वोट देकर जिताएंगे, है ना, फॉलोअर्स हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे मान के लो मैं किसी पार्टी का मैं प्रचारक नहीं हूं, किसी पार्टी का ना, मैं ही किसी पार्टी का सदस्य हूं, मैं किसी पार्टी का फॉलोअर हो सकता हूं कि मैं उस पार्टी को वोट देता हूं। अच्छा, अब देखोगे यहाँ पे राजनीतिक दल के कार्य क्या है भाई। पहला कार्य इनका होता है चुनाव लड़ने का। दूसरा कार्य होता है भैया चुनाव लड़ने के बाद आप देखोगे जीत जाते हैं तो नीतियां बनाने का काम भी इनका होता है। जो भी कार्यक्रम है, नीतियां बनाने का काम है, इन्हीं का होता है सर। आप देखोगे तीसरा काम है कानून निर्माण का। तो अगर इनकी सत्ता बन जाती है, इनको जितनी सीटें मिलती हैं तो ये कहां जाते हैं सर, ये जाते हैं पार्लियामेंट में, संसद में बैठते हैं। और इनका काम ही क्या होता है, इनका काम होता है विधायिका का काम करना, इनका काम होता है कार्यपालिका का काम करना। चुनाव लड़ने की बात जब आती है तो आप देखोगे उम्मीदवारों को जो टिकट का वितरण किया जाता है वो पार्टी के द्वारा किया जाता है। आप देखोगे मतदाताओं के सामने सामने रखा जाता है ना, मतदाताओं के सामने जो है विकल्प भी रखे जाते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं सर। और पॉलिसीज वगैरह जो बनाई जाती हैं वो इनके द्वारा ही बनाई जाती है, उनकी सरकार बन जाती है। आगे हम बात कर लेते हैं राजनीतिक दल के कार्य में। आगे सरकार बनाना और चलाना ऑलरेडी मैंने बता दिया है। सरकार बना, अगर जीत जाएंगे, बहुमत मिलेगी, सरकार बनाएंगे भी और उसके बाद चलाएंगे भी। फिर आप देखोगे कहीं ना कहीं जो पार्टियां जीत नहीं पाती हैं वो क्या करती हैं सर, जो पार्टियां जीत नहीं पाती वो एक तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाती हैं, ऑपोजिशन लीडर। जैसे अभी की हम बात करें तो बीजेपी अभी सत्ता में है, लेकिन विपक्ष कौन है, विपक्ष की हम बात करें तो भैया बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस विपक्षी है सर, है ना। ये एक तरीके से सरकार की गलतियां बताएंगी, ये सरकार की गलतियां बताएंगे, भैया बीजेपी की सरकार जो है ये कुछ करवा नहीं पा रही, है ना, ये नहीं हो रहा, है ना, ये कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं कर पा रही, आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर पा रही, समझ रहे हो ना। तो ये एक तरीके से आप देखोगे ये जो ऑपोजिशन लीडर होते हैं, जो जीत नहीं पाते, इनकी सरकार नहीं बनी है, वो क्या करते हैं, वो सरकार पर निशाना साधते हैं। और यहां पर एक काम क्या होता है इनका, जनमत निर्माण, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। तो आप देखोगे कि जो मुद्दे जो होते हैं उनको उठाने का काम, आंदोलन करने का काम आपने देखा होगा, है ना। जब भी कुछ होता हो, जब भी सरकार के खिलाफ कुछ हो रहा होता है तो बहुत सारे जो पार्टीज वगैरह होती हैं वो जनता का सपोर्ट करने चली जाती हैं, जो मुद्दे हैं उनको उठाती हैं, जो रियल इश्यूज है उनको उठाती हैं। तो ये सारे काम हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के ही देखने को मिलते हैं। क्लियर ना। केस स्टडी करें तो आप देखोगे तो ये हमारा मुन्ना बनाम चिंटू की हम बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी पार्टी, मतलब ये एक तरीके से मैंने बोल दिया, सिंपल सी बात है। देखो ये तुम खुद देख लेना, तो पीपीटी मिल जाएगी, ये देख लेना। तो समझो यहाँ पे बस बताया गया है कि मान के चलो एक पार्टी थी, ये मुन्ना पार्टी जो है ये जीत गई भाई, 240 सीटें मिली हैं, विजेता पार्टी है, सरकार बनाएगी। लेकिन समझो 60 सीटें किसको मिली थी, 60 सीटें एक ऐसी पार्टी को भी मिली थी इसकी जीत नहीं हुई थी। लेकिन देखो इनको बहुमत नहीं मिली है, हार गए हैं, लेकिन सीटें तो हैं इनके पास। तो ये किसका काम करेंगी, ये विपक्ष का काम करेगी। ये भी तो भैया पार्लियामेंट में आके बैठेंगी ना। अरे भैया एक बात बताओ, अगर पूरे पार्लियामेंट में 300 सीटें हैं तो 60 सीटें तो ये भी तो जीती है, भले ही इनकी बहुमत नहीं है लेकिन जीती तो है। तो ये किसका काम करेगी सर, ये एक तरीके से ऑपोजिशन का काम करेगी।
है ना? आप देखोगे कि हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है? समझो कि मैंने ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया है कि भैया अकेले खड़े नहीं हो सकते, अकेले अगर खड़े होंगे तो हमारा देश चल ही नहीं पाएगा, सब अपने-अपने बारे में सोचेंगे। एक राजनीतिक दल क्या मुट्ठी की तरह काम करता है कि भई एक जगह, एक ही विचारधारा के, एक ही दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण के लोग जो हैं एक ही छतरी के नीचे आके खड़े हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं आप देखोगे कि जब एक ही तरह के लोग बैठे हुए हैं, जब वो जीतेंगे तो एक ही तरह का काम करेंगे, मतलब उनके बीच में तालमेल बैठता है। तो इसलिए आप देखोगे हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत है। क्लियर हुआ ना? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। बहुत ही बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं दलीय व्यवस्था की हम बात करें, तो दलीय व्यवस्था आपको अलग-अलग देश में अलग-अलग तरीके की मिलती है। जैसे हम बात करें एक दलीय व्यवस्था, उदाहरण चीन हो गया इसका, है ना? द्विदलीय व्यवस्था की हम बात करें तो उसमें आपको अमेरिका, ब्रिटेन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको बहुत सारी पार्टियाँ देखने को मिलती हैं, लेबर पार्टी, है ना? रिपब्लिक पार्टी, डेमोक्रेट्स पार्टी। तो यहाँ पर आपको द्विदलीय व्यवस्था में आपको सिर्फ 2 पार्टियाँ देखने को मिलती हैं, 2 पार्टियों के बीच में आपको, है ना, चुनाव होते हुए दिखाई देगा, यानी कि लोगों के पास 2 ऑप्शन है ना? ये वाली जो व्यवस्था है इसको हम लोकतंत्र नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि लोकतंत्र की पहचान ही यही है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस होने चाहिए। फिर आता है हमारा बहुदलीय व्यवस्था आपको भारत जैसे देशों में देखने को मिलती है, जहां पर आपको बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी पार्टियां देखने को मिलेंगी, मतदाताओं के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं सर, है ना? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं सर। अगर हम बात करें गठबंधन या मोर्चा, अच्छा अब ये इसकी हम बात करें तो आप देखोगे कि मान के चलो ये गठबंधन की हम बात करें, कोएलिशन की बात करें, इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब है चुनाव हुए। अब चुनाव में मान के चलो 500 सीटें थी। अब एक किसी पार्टी को अगर जीतना है तो उसको 251 सीटें चाहिए, आधी से ज्यादा सीटें चाहिए। अब मान के चलिएगा किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाई। किसी पार्टी को 100 मिले, किसी पार्टी को 150 मिले, किसी पार्टी को 50 मिल गए, किसी पार्टी को 40 मिल गए। तो अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर किसी के हाथ में क्या नहीं है सर? बहुमत नहीं है। बहुमत जब तक नहीं होगी तब तक सरकार नहीं बनेगी, मतलब आधी से ज्यादा सीटें नहीं होंगी तब तक सरकार नहीं बनेगी। तो इस केस में आता है हमारा ऑप्शन दूसरा जो होता है कोalition का, यानी कि इसको बोलते हैं हम गठबंधन की सरकार, जो कि अभी चल रही है ना? तो आप देखोगे बीजेपी को इस बारी बहुमत नहीं मिली थी, तो बीजेपी की जो कोalition थी, एनडीए की हम बात करें तो उसके मिलाकर आप देखोगे सरकार बनाई है। तो इसको एक तरीके से हम बात कर लेते हैं कि जब किसी एक पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिलती, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? यहां पर आपको देखने को मिलता है कोalition, है ना? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे एक उदाहरण भी दे रखा है, इस उदाहरण को देख लेना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय दल वर्सेस क्षेत्रीय दल। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं दलों के बारे में। अब दलों की बात करें, क्योंकि हम दलों के बारे में बात करें, दल जो है यही तो चुनाव लड़ते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो आप देखोगे हमारे 2 दल होते हैं। एक तो होता है हमारा स्टेट पार्टियां, दूसरी होती है हमारी राज्य पार्टियां। अच्छा, अगर आप किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो भाई आपको उसको कम से कम राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट चाहिए, प्लस आपको कम से कम 2 सीटें पर जीत चाहिए विधानसभा में। उसके बाद उस पार्टी को दर्जा मिलेगा हमें क्षेत्रीय राज्य या क्षेत्रीय पार्टी का या राज्य पार्टी का। क्लियर हुआ ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करें राष्ट्रीय पार्टी के बारे में। तो राष्ट्रीय पार्टी वो पार्टी है जो बहुत बड़ी पार्टी होती है। अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको देखो कम से कम लोकसभा या फिर राज्यों के चुनाव में 6% वोट मिले, प्लस इसमें आपको क्या चाहिए? लोकसभा में कम से कम 4 सीटें मिले। उसके बाद ही आप देखो ये इनमें से एक हो जाए, और ये तो होना ही चाहिए प्लस, है ना? लोकसभा में कम से कम 4 सीटें, उसके बाद आपको जो है राष्ट्रीय दल का जो है दर्जा दिया जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब थोड़ा सा प्रमुख राष्ट्रीय दलों के बारे में बात करें। ये सबके नाम लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लेना। जैसे हम बात करें कांग्रेस पार्टी की 1885 में एओ ह्यूमे द्वारा की गई थी, और इनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे हमारे कमल की पार्टी की बात करें, फिर आप देखोगे बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इन सारी पार्टियों के बारे में लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, राजनीतिक दलों में समक्ष चुनौतियां क्या है आप समझो। आज के टाइम की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या क्या देखने को मिलती है? तो आपको देखने को मिलता है वंशवाद। वंशवाद का मतलब क्या है भाई? आप समझो, पार्टी में तो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। अब बहुत सारे कार्यकर्ता जो होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। अब जब उनको मौका नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं मौका किसको मिलेगा? तो जो पार्टी में बड़ा नेता है, उसकी खानदान, उसके रिश्तेदार का कोई नेता जो होगा, कोई बच्चा जो होगा, उसको बाद में जो है उस पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा, उस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। बल्कि नियम ये कहते हैं कि एक तरीके से कि जिसमें टैलेंट हो, जिसमें सच में एक लीडरशिप स्किल्स हो, वही जो है एक तरीके से पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। फिर आप देखोगे यहाँ पर मनी और मसल पावर का इस्तेमाल किया जाता है, बाहुबली का इस्तेमाल किया जाता है। भैया जिसके पास पैसा है, जिसके पास 3-4 क्रिमिनल मैटर चल रहे हैं भैया, है ना? तो जो डरा धमका कर लोगों को, है ना, जो लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, वही जो है एक तरीके से उसको ही चुनाव में टिकट मिलता है और वही जीत भी जाता है। आपको यूपी बिहार वगैरह में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन देखने को मिलती हैं। फिर अब दिक्कत क्या होती है कि लोकतंत्र में, जैसा हमारे देश में तो लोकतंत्र है, लेकिन पार्टियों के अंदर आपको लोकतंत्र देखने को नहीं मिलता। पार्टी में जब कुछ चुनिंदा नेता होते हैं, उनमें ही, है ना, वही जो बोल देंगे वही पार्टी में होगा। बाकी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र आपको देखने को नहीं मिलता। और इसी बात में आप देखोगे हमारे पास क्या नहीं है, कोई चुनाव नहीं है। लैक ऑफ चॉइस की हम बात करें, यानी कि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है भाई। सारी पार्टियां वही बात बोल रही हैं, सारी पार्टियां वही काम, सेम काम कर रही हैं। भ्रष्टाचार ना, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि भ्रष्टाचार करना, काम ठीक से ना करना।
तो हमारे पास कम से कम कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो विकल्प नहीं है सर। फिर आप देखोगे कहीं ना कहीं इन दलों को सुधारने के लिए कुछ सुझाव दिए गए, बिल्कुल दिए गए हैं। पहला है हमारा दल बदलू कानून। दल बदलू कानून की हम बात करें तो ये समझो, इसको हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। अब होता क्या था, 1885 से पहले बहुत बुरी हालत थी। नेता जो होते थे लालच में आके एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाया करते थे, इसको बोलते थे हम दल बदलू। यानी कि समझो, सामने वाली पार्टी ने ऑफर कर दिया, सामने वाली पार्टी ने बोला कि हम तुम्हें मंत्री बना देंगे, सामने वाली पार्टी ने बोला हम तुम्हें 2 करोड़ रुपए देंगे, तो कहीं ना कहीं मंत्री जो हुआ करते थे रातों रात पार्टियां बदल लिया करते थे। और दिक्कत ये थी कि रातों रात सरकारें बदल जाया करती थी। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो कोई एक पार्टी जो एक कोई नेता जो है जीत गया है, उसने दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो कहीं ना कहीं सामने वाली जो पार्टी है उसकी बहुमत खो सकती है, उसकी सरकार गिर सकती है। तो इस कानून बाद में आप देखोगे ना, राजीव गांधी की सरकार थी उस टाइम पर एक कानून लाया गया, और फिर यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया कि अगर पार्टी बदलते हो एकदम से, है ना, अगर अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देते हो, अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ बोलते हो, तो उस पार्टी को उसमें उसको निकाल दिया जाएगा, यानी कि उसको एक तरीके से पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, है ना। उसकी जो मेंबर, उसका जो मान के चलो वो एक मंत्री है, एमपी है, एमएलए है, उसका वो पद भी छीन लिया जाएगा। शपथ पत्र की हम बात करें, संपत्ति, तो इसको एफिडेविट बोलते हैं कि जब लड़ोगे, चुनाव लड़ने से पहले आप देखोगे आपको अपने पूरी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा, जितने भी आपके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जो भी संपत्ति है, कितने पढ़े लिखे हो, ये सारी चीजें। फिर आप देखोगे इंटरनल इलेक्शन, ये भी मैंडेटरी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि भाई पार्टी के अंदर भी इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, महिलाओं के आरक्षण की हम बात करें तो आप देखोगे कि अब ये बात का ध्यान रखा जाता है कि जब टिकट का वितरण हो तो महिलाओं को भी टिकट मिलनी चाहिए। चलिए, अब आप देखोगे हमारे देश में चुनाव करवाता कौन है? चुनाव आयोग करवाता है, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाता है। और आप देखोगे कहीं ना कहीं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनका रजिस्ट्रेशन करता कौन है, पंजीकरण कौन करता है? तो ये हमारा चुनाव आयोग करता है। ये एक तरीके से आप बोल सकते हो संवैधानिक बॉडी है हमारी, और ये इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र है सर, है ना। और आचार संहिता भी यही लागू करता है। आचार संहिता की हम बात करें, चुनाव, अच्छा, आचार संहिता क्या होती है कि कुछ दिन तक क्या होता है, कुछ दिन तक आप देखोगे चुनाव से कुछ दिन पहले आप देखोगे जहां पर पूरा ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं, किसी भी प्रकार के हम धार्मिक चीजों का इस्तेमाल, चिन्हों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी भी तरह से, किसी भी तरीके की, हम आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं हम बोलते हैं ना कि जैसे हम किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, एक किसी धर्म को रिप्रेजेंट करने, चुनाव के टाइम पर ये सब नहीं चलता। ये आचार संहिता लग जाती है कि एक तरीके से तुम्हारी जो चुनावी गतिविधियां हैं उस पर रोक लग जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं करना। चुनाव से पहले कुछ दिन पहले आप देखोगे आचार संहिता लगने के बाद आप देखोगे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, इनकी एक्टिविटी जो होती है, गतिविधियां जो होती हैं, उस पर रोक लग जाती है सर। क्लियर हो ना? हाँ, बहुत ही बेहतरीन। आप देखोगे, अच्छा, अब लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, ये हमारा लोकतंत्र के परिणाम। ये क्या बचा हुआ हमारे? लास्ट चैप्टर बचा हुआ है लोकतंत्र के परिणाम, ठीक है ना। अब थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं, 1 मिनट दे दो मेरे को बस। चलिए, हो गया ना, ये सारी चीजें हो गई। चलो ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। हाँ, तो यहां तक हो गया था हमारा आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता तक समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आचार संहिता मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि देखो ऐसा नहीं होता, इसमें बेसिकली होता क्या है, चुनाव से ठीक पहले संहिता लागू की जाती है। अब इसमें होता यह है कि सरकार कुछ नए बदलाव नहीं कर सकती, कुछ नई घोषणा नहीं कर सकती। अब होता क्या, समझो कि जैसे मान चलो किसी पार्टी की सरकार है, अब वो पार्टी ये भी तो चाहेगी ना कि अगली बार भी उसकी सरकार बने। तो ऐसे में हो सकता है कि चुनाव के टाइम पर वो कुछ ऐसी घोषणा कर दे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, कोई अच्छा अच्छा सा, है ना, कोई रोजगार योजना ले आए कि भैया हर किसी के खाते में 1000 रुपए जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है, इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं उस पार्टी को फायदा हो सकता है। तो ये सारी जो हरकतें होती हैं, जैसे चुनाव के टाइम पर किसी भी धार्मिक चीज का इस्तेमाल करना ताकि किसी एक विशेष विशेष जो धार्मिक लोग हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करना, तो ये सब मनाही होती है। कुछ नियम कानून होते हैं आचार संहिता के, कुछ नियम कानून होते हैं जिनको हर एक पार्टी को मानना पड़ता है। यानी या फिर ये भी हो सकता है कि तुम सरकार के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हो। जो एक पार्टी होगी, अब जब तक चुनाव नहीं हो जाते, रिजल्ट नहीं आ जाता, उसकी सरकार रहेगी, तो ये भी हो सकता है कि वो किसी भी सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है। तो ये सब नहीं होता, यही होता है हमारा आचार संहिता, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात कर लेते हैं लोकतंत्र के परिणाम। ये आखिरी चैप्टर बचा हुआ है, इसके बाद हमारा जो पूरा जो क्या बोलते हैं हमारे कार्यक्रम जो था खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र के परिणाम की हम बात करें तो समझो कि अभी तक क्लास 9 से अब तक हम लोकतंत्र 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 चिल्लाते आ रहे हैं, लेकिन अब समझो कि यहाँ पर परिमाण की बारी आ गई, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि अगर मैं लोकतंत्र की बात करूं और मैं दूसरे तरह की जो सरकारें बनती हैं, जो सरकार चलाने की जो प्रणाली है, उनकी बात करूं, तो क्या परिणाम निकलता है, क्या आउटकम्स निकल के आते हैं लोकतंत्र, क्या ये खरा उतर पाता है, नहीं उतर पाता, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो समझो कि अब देखो ऐसा बोला जाता है आज के टाइम पर कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन फिर भी ये बेस्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। फिर भी अगर मैं गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में बात करूं, उनसे बेहतरीन है ना। अगर मैं बात करूं राजतंत्र की, अगर मैं बात करूं मोनार्की लोकतंत्र की, अगर मैं बात करूं सैन्य व्यवस्था की, मिलिट्री रूल की, अगर मैं बात करूं डिक्टेटरशिप की, तो आपको दुनिया में अलग अलग तरीके से आपको सत्ताएं चलती हुई दिख जाएंगी। लेकिन यहां पर बोला यही गया है कि क्या ऐसी क्या चीज है लोकतंत्र में, ऐसे क्या परिणाम निकल के आते हैं, आउटकम्स निकल के आते हैं, जिससे हमारा जो लोकतंत्र है ये वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ, एक सबसे बेहतरीन तरीका है सरकार को बनाने का।
तो अगर मैं बात करूं राजतंत्र की, सबको पता है कि एक व्यक्ति जो होता है, एक परिवार का जो है शासन होता है, एक डायनेस्टी का शासन होता है, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ये सब जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यही है। सैन्य व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो सेना होती है वो देश पर आधिपत्य जमा लेती है। भैया पाकिस्तान की एक बारी पाकिस्तान में भी हुआ था, है ना, नवाज शरीफ जो थे उन्होंने कर दिया था, वो तख्ता पलट कर दिया था। अधिनायकता की हम बात करें इसमें डिक्टेटरशिप की, यानी कि आप देखोगे लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाता है और एक नेता जो होता है या फिर एक समूह जो होता है उसके पास में सारी ताकत आ जाती है। जर्मनी में हुआ था भाई, जर्मनी में हुआ था। नॉर्थ कोरिया की हम बात करें, नॉर्थ कोरिया में भी है सर किम जोंग उन, वही है ना किम किम जोंग उन, ऐसा करके है ना, तो वो वही है भाई। हाँ, तो वो भी एक तरीके का डिक्टेटर है, ठीक है ना। चलिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, जनता के द्वारा चुना जाता है ना, जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता से चुना जाता है, जनता के लिए चुना जाता है। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो सबसे बेहतरीन टाइप की गवर्नमेंट मानी जाती है। और यहाँ पर शक्ति किसी एक के पास में नहीं होती, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप बोल सकते हो सत्ता का बंटवारा किया जाता है। उदाहरण की हम बात करें तो भारत, अमेरिका जैसे देश आपको देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, लोकतंत्र के प्रकार की हम बात करें तो आपको दो तरह के लोकतंत्र के प्रकार देखने को मिलते हैं। एक तो प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी या फिर इसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं, एक तो होता है हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगर मैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है सर, आप देखोगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो लोकतंत्र होता है जहां पर आप देखोगे कि सीधा जो है लोग फैसले लेते हैं। अब यहां पर देखो, इंडिया जैसे देशों में या फिर जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है वहां पर यह पैसा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इंडिविजुअली लोग जाएंगे और इंडिविजुअली लोग जाकर जो है निर्णय लेंगे। ऐसा पहले पॉसिबल हुआ करता होगा, ग्रीस व्रीस जैसे जो उस टाइम पर ग्रीस रहा होगा, वहां पर जब पॉपुलेशन कम होती होगी कि तुम खुद जाकर निर्णय ले रहे हो, है ना, लोग खड़े हुए हैं आपस में और लोग खड़े खड़े होकर कोई भी एक निर्णय पर पहुंच रहे हैं, है ना। उदाहरण के लिए हम बात करें स्विट्जरलैंड, क्योंकि यहाँ पे आबादी कम है। लेकिन समझो, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ये होता है कि हम क्या करते हैं सर, हम खुद तो डिसीजन नहीं लेते, लेकिन हम एक काम करते हैं कि भैया हम अपने क्षेत्र से एक किसी इंसान को चुनकर भेज देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, प्रतिनिधित्व बोलते हैं ना, प्रतिनिधि बोलते हैं, प्रतिनिधि। वो प्रतिनिधि जो होगा वो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। और ये आपको भारत या फिर ऐसे देश जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, जहां पर सारे लोग मिलकर पार्लियामेंट नहीं जा सकते, तो ऐसे लोग जो है यहाँ पर यही करते हैं। क्लियर हुआ ना, बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे लोकतंत्र की विशेषताएं, अब लोकतंत्र की विशेषता की हम बात करें तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ऐसे आप देखोगे समानता देखने को मिलती है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी भाषा के लोगों को, सभी अन्य अन्य समुदाय के लोगों को बराबर की इज्जत दी जाती है, सम्मान दिया जाता है सर, है ना। गरीब से गरीब नागरिकों को भी यहाँ पर आप देखोगे कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यही है कि भैया कानून का तो ठीक है, लेकिन आर्थिक रूप से क्या, आर्थिक रूप से तो लोकतंत्र में बहुत ज्यादा असमानताएं दिखाई देती हैं। निर्णय लेने की गुणवत्ता की हम बात करें तो समझो कि एक डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी कमी ये होती है कि निर्णय लेने में बहुत देरी होती है। लेकिन दिक्कत ये है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि जब निर्णय लिया जाता है तो उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है। तो ये सारी चीजें हैं सर। फिर आप देखोगे लोकतंत्र की विशेषता की हम दो की बात करें तो आप देखोगे विधि का विधान। विधि का विधान मतलब रूल ऑफ लॉ। आप देखोगे देश का जो संविधान है और देश में जो नियम बने हुए हैं वो क्या करते हैं सर, वो एक तरीके से आप देखोगे चलाते हैं किसको सर, वो चलाते हैं हमारे देश को। यानी कि हमारे देश को चला कौन रहा है, पहले रूल्स बनाए गए हैं सर, ये हमारी छतरी है सर, ये हमारी छतरी है, ये हमारी किसकी छतरी है, रूल्स की। और इस छतरी के नीचे हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश की सरकार है, हमारे देश की अलग अलग संहिताएं हैं। यानी कि जो भी हमारे देश की सरकार है वो खुद अपने हिसाब से लॉ नहीं बनाएगी। एक होता है रूल ऑफ लॉ, एक होता है रूल बाय लॉ। तो यानी हमारे इंडिया में रूल ऑफ लॉ, एक तरीके से आप देखोगे कि हमारे देश में रूल बना हुआ है, रूल ऑफ लॉ है, यानी कि लॉ का शासन है। जो शासन बना, जो हमारे सॉरी लॉ, कानून का शासन है, यानी कि कानून बना हुआ है और उस कानून के हिसाब से सब लोग चल रहे हैं, कानून को अपने हिसाब से नहीं चला रहे। हाँ, रूल बाय लॉ नहीं है। चलिए सर, हाँ, अब देखो कि सबसे अच्छी बात क्या है, गलतियां सुधारने का मौका दिया जाता है। अगर आप देखोगे यदि जनता जो है गलत नेता चुन लेती है तो वो अगले चुनाव में उसको हटा भी सकती है सर। आप अगर किसी तानाशाही या फिर राजतंत्र में सवाल पूछते हो तो आपको सजा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र में आप देखोगे किसी को नहीं छोड़ा जाता भाई। हमारे देश में देखो प्रधानमंत्री तक को गाली पड़ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ पे पारदर्शिता की बात की जा रही है भाई, एक लोकतांत्रिक देश में आपको पारदर्शिता देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है। लोकतंत्र में कुछ भी जनता से नहीं छुपता, ये खैर दिखावटी चीजें छिप जाती है। आप देखोगे हमारे देश में राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार भी इसी वजह से आया था ताकि ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा है। और वहीं मैं तुलना करूं तानाशाही से और राजतंत्र से, तो यहाँ पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। यहाँ पे खुद ही निर्णय लिए जाते हैं, जनता से पूछा नहीं जाता, गुप्त रूप से निर्णय लिए जाते हैं, है ना। और यहाँ पर किसी का, जनता का कोई डर नहीं होता। सरकार के अंदर जनता जैसे चाहे वैसे काम कर सकती है सर। ये सारी चीजें हो गई। उत्तरदायी और वैध सरकार बोला जाता है। उत्तरदायी का मतलब होता है अकाउंटेबल, यानी कि सरकार जो होती है वो जनता के प्रति जवाबदेही होती है। नागरिक सरकार से पूछ सकते हैं कि तुमने हमारा पैसा, जो टैक्स का पैसा दिया, वो खर्च कहाँ किया, आपने जो नियम कानून पास किया है ये क्यों पास किया, इसके पीछे का कारण क्या है, और इसमें क्या क्या चीजें लागू हुई हैं। यानी कि यहाँ पर जो सरकार है वो जवाबदेही होगी, उत्तरदायी होगी, उसको जवाब देना पड़ेगा, वरना अगले चुनाव होंगे तो हार जाएगी। फिर होता है वैध। वैध का मतलब ये होता है बेटा कि एक तरीके से जो शासन है वो उन लोगों का है जिनको आपने चुना है, जनता ने जिनको चुना है वही शासन कर रहे हैं सर, और संविधान के हिसाब से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने किसी और को चुना और शासन तुम पर कोई और कर रहा है।
इसलिए आप देखोगे वो एक लेजिटिमेसी होती है कि हमने जिस बंदे को चुना था, जिस भले ही गलत को चुना हो, लेकिन चुना तो हमने ही है। तो वही जो है क्या करेगा, निर्णय लेगा सर। आर्थिक समृद्धि और विकास की हम बात करें तो भैया थोड़ा-सा यहाँ पे हमारी क्या है, हमारे यहाँ पे जो लोकतंत्र है वो पीछे रह जाता है। अगर मैं आर्थिक समृद्धि और विकास के बारे में बात करूँ, तो आपको सऊदी अरब, कतर, यूएई जैसे जो देश हैं, इनमें ज़्यादा विकास होते हुए दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आर्थिक समृद्धि ज़्यादा दिखाई देगी और वहीं मैं लोकतांत्रिक देशों की बात करूँ, वहाँ पर आपको विकास की गति जो है बहुत धीरे दिखाई देगी। इसका सिंपल सा कारण क्या है कि हमारे देश में या फिर लोकतांत्रिक देशों में निर्णय थोड़ा-सा लेट लिए जाते हैं। जैसे भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका, इनमें विकास तो हुआ है, बहुत लेट से हुआ है विकास। क्लियर हुआ ना? चलिए, आप देखोगे अगर मैं आंकड़ों की बात करूं 1950 से 2000 के बीच तक के जो भी आंकड़े हैं, तो यहाँ पे एक आंकड़े सामने जो आते हैं उसके हिसाब से लगता है कि तानाशाही वाले देशों में आर्थिक विकास दर थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा, बहुत अंतर नहीं है, थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू द डेमोक्रेटिक नेशन। ठीक है ना? चलिए, विकास में अंतर के कारण क्या है, तो सबसे पहली बात है जनसंख्या। लोकतांत्रिक देशों की हम बात करें तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अमीर राजतंत्रों की हम बात करें कि जनसंख्या ज्यादा नहीं है, तो एक तरीके से संसाधन बहुत ज्यादा है उनके लिए। अब ज्यादा जनसंख्या होगी तो संसाधन भी ज्यादा होंगे, संसाधन बटेंगे और बांटने से चीजें कम हो जाती हैं कुछ चीजें। फिर आप देखो कि संसाधन की बात करें तो खाड़ी देशों के पास जो है एक तरीके से पेट्रोल भी है, पेट्रोल का भंडार है और वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है। और वैश्विक स्थिति की बात करें तो कई राजतंत्र दुनिया के मध्य में स्थित हैं, जिससे जो है व्यापार आसान हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है कुछ फैक्टर बताए गए हैं कि भैया इतने वो अमीर क्यों हैं, वहां पे आर्थिक विकास क्यों ज्यादा मिलता है। असमानता, गरीबी की हम बात करें तो भैया लोकतंत्र में देखने को मिलती है। देखते हैं भैया, आप देखते हैं भैया, देखते हैं थोड़ा सा। आप देखोगे कि लोकतंत्र की कमी कमी यह है कि यह आर्थिक असमानताओं को दूर करने की पूरी तरह असफल नहीं हुआ है। आप देखोगे एक तराजू है जिसमें आप देखोगे एक तरफ गरीब है, एक तरफ अमीर है। हमारे देश में या फिर हम दूसरे लोकतांत्रिक देशों की बात करें, वहां पर आपको एक चीज समान दिखती है कि वहां पर जो पूरी संपत्ति है, हमारे देश में आपको भले ही राजनीतिक रूप से आपको स्वतंत्रता है कि हमारे देश में हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, 18 वर्ष से ऊपर का हो, वोट डाल सकता है, लेकिन आर्थिक रूप से हमारे देश में आपको स्वतंत्रता देखने को नहीं मिलती है। अभी भी कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आपको पूरी की पूरी संपत्ति, आधी से ज्यादा संपत्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र इस चीज को खत्म करने में सफल नहीं रह पाया है ना? वास्तविकता की हम बात करें, मुट्ठी भर अमीर लोग जो होते हैं उनके पास अधिक से अधिक संपत्ति देखने को मिलती है। यानी कि लोकतंत्र में आपको राजनीतिक समानता तो दिखती है, लेकिन आपको यहाँ पे साथ के साथ आर्थिक असमानताएं बहुत ज्यादा दिखती हैं सर। अच्छा, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य तू समझो। अब ये यहाँ पर थोड़ा लोकतंत्र आगे बढ़ जाता है कि अगर मैं समाज में अलग-अलग विविधताएं हैं, सामंजस्य का मतलब क्या होता है? सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल बिठाना, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेट करना। तो ये आपको लोकतंत्र में ज्यादा देखने को मिलता है। अब सोच के देखो, भारत एक इतना विविध देश है, यहाँ पर कोई तानाशाही राजतंत्र कैसे चल सकता है, जबकि भारत देश में आपको बहुत ज्यादा विविधताएं देखने को मिलती हैं, है ना? जहाँ एक ऐसा देश जहाँ पर टकराव के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं, जहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, वहां पर सिर्फ तुम लोकतांत्रिक देश से ही काम चला सकते हो। समाज में धर्म जाति के आधार पर जो है मतभेद होना सामान्य है। लोकतंत्र इस चीज को बेहतरीन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकालता है। तो ये बेहतरीन चीज है सर। सबका साथ यहाँ पर होता है भाई। आप देखोगे लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी का ही साथ होता है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को साथ में लेके चला जाता है। और एक तरीके से आप देखोगे तानाशाही के विपरीत है सर। आंतरिक जो झगड़े होते हैं उनसे आप देखोगे, उनको जैसे आप देखो समझो, जो तानाशाही जो देश है या फिर अलोकतांत्रिक देश है, वहां पर जो भी झगड़े वगैरह होते हैं, अभी देखो ईरान में क्या हो रहा है, जो भी झगड़े वगैरह होते हैं उनको दबा दिया जाता है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में आपको ऐसा होते हुए दिखाई नहीं देगा। नागरिकों की गरिमा और आजादी का ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल रखा जाता है भाई। महिलाओं का सम्मान किया जाता है, इनफैक्ट बहुत सारे अधिकार भी दिए गए हैं सर। जातिगत समानता भाई, हमारे संविधान बिल्कुल मना करता है कि जाति के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। व्यक्ति की आजादी है, तो ये आपको गैर लोकतांत्रिक देशों में देखने को नहीं मिलती। अच्छा, लोकतंत्र की कमियों के बारे में बात करें तो पहली कमी ऑलरेडी मैंने बता दी है, फैसले लेने में डिले होती है, लेकिन साथ के साथ ये अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि जो निर्णय लिए जाते हैं वो डिले इसलिए होते हैं क्योंकि सबका ध्यान रखा जाता है, कोई किसी को नुकसान ना हो जाए। तो निर्णय वही लिया जाएगा जो सबकी भलाई के लिए होगा। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा, ये मेन दिक्कत है भाई। भ्रष्टाचार आपको लोकतांत्रिक देशों में बहुत देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो चुनाव वगैरह होता है वो बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। अब समझो कि जिनके पास पैसे होते हैं, जिन पार्टियों के पास, वो तो अच्छे से चुनाव लड़ लेते हैं, पैसे वैसे खर्च करते हैं, लेकिन जिनके पास जो काबिलियत रखती है अपने पास, जो अच्छा काम करवाना चाहती हैं, वो एक तरीके से आप देखोगे उतना खर्च नहीं कर पाती है, चुनाव में जीत भी नहीं पाती हैं। तो खर्चा बहुत ज्यादा आता है भाई, खर्चा बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। इसी तरह से आप देखोगे कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि एक लोकतांत्रिक देश, भले ही उसमें हजार कमियां हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो होना बहुत जरूरी है। हमारी आवाज, हमारी स्वतंत्रता, हमारी गरिमा, इनका ध्यान हमारी जो लोकतांत्रिक देश है वो ज्यादा रखते हैं। ठीक है ना? तो इसी के साथ हमारा जो पूरा सिलेबस है, हमारा सिविक्स का, हमारे नागरिक शास्त्र का खत्म हुआ। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मुझे पता है मैंने बहुत जल्दी में पढ़ाया है, बट हाँ, इट इज मोर देन सफिशिएंट, ट्रस्ट मी। ठीक है ना? तो अच्छे से एग्जाम देना। ठीक है ना? चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।